आप सभी को नमस्कार। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम नंबर्स। एक बहुत बेसिक टॉपिक, और ये टॉपिक जो है वो बहुत सारे बच्चों की दिक्कत रहता है। यदि आपका ये टॉपिक वीक है तो यकीन मानना आपको बहुत दिक्कत आने वाली है किसी भी आइटम्स के कॉन्फ़िगरेशन को लेके। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसको इनऑर्गेनिक में। तो ये लेक्चर जो है ये सारे बच्चों को देखना चाहिए, और इससे रिलेटेड किसी भी आइटम में जो इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए, जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस पूरे लेक्चर में और इस पूरे वीडियो में। इस वीडियो में मैंने कई सारे ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व कराने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो इन क्वेश्चंस को लगाने से पहले हमें कौन कौन से टॉपिक्स की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीजें हमें पता होना चाहिए, वो सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखना, किसी भी एटम में यदि अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉन को कैसे एड्रेस किया जाता है, तो उससे रिलेटेड 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आपको बताएगा सेल के बारे में। ठीक है, चलो ये तो आपका है फर्स्ट क्वांटम नंबर। यदि मैं सेकंड बात करता हूं तो ये आएगा आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर ये आपका डिनोट करता है बेटा सब सेल के बारे में। ठीक है, सब सेल के बारे में आपको ये डिनोट करता है। इसके बाद तीसरी बात करें यदि अपन, तो ये आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और यदि मैं फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ आएगा आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 क्वांटम नंबर जो है ये हमारे सिलेबस में है। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को एड्रेस करने में क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें मैं आपको सामने यहां पर समझाने जा रहा हूं। ठीक है, चलो सेल, सब सेल। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में अगर तो बात करें तो ये होता है ऑर्बिटल, है ना। और एक अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पाए जाते हैं, उसके ऑर्बिटल में। ठीक है, चलो तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो एक चीज मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, कि सेल का एक और नाम होता है ऑर्बिट। तो कहीं पर लिखा रहता है ऑर्बिट और कहीं लिखा रहता है ऑर्बिटल। ये दोनों डिफरेंट वर्ड है, आपको ध्यान रखना है। ऑर्बिट जो है वो सेल का दूसरा नाम है बेटा, है ना। सेल का दूसरा नाम होता है ऑर्बिट, और जो सेल के अंदर सब सेल है और सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल है, वो ऑर्बिटल जो है वो आपका ऑर्बिटल है, और ऑर्बिट जो है वो सेल है। ठीक है, मतलब ऑर्बिटल सेल का ही पार्ट है। और ये क्या होता है ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, कि जैसे हम कभी अमेजोन से कोई ऑनलाइन जो है सामान मंगाते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका घर है, ये वो घर है, या ये वो हॉस्टल है, ये वो बिल्डिंग है जहां आप रहते हो। ठीक है, ये एक घर है और आपने कोई सामान मंगवाया। ठीक है, जैसे आपका नाम मान लेते हैं, जैसे आपका नाम है चारू। ठीक है, जैसे आपका नाम है चारू, और चारू ने कोई सामान मंगवाया। जस्ट एन एग्जाम्पल, चारू ने कोई सामान मंगवाया। तो अमेजोन से जो सामान मंगवाते हैं ना बेटा, तो अपन सबसे पहले वहां पर एड्रेस डिटेल में अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपन लिखते हैं कि हम कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं, हमारे घर का नाम क्या है ना, हमारे घर का नाम लिखते हैं सबसे पहले। जैसे इस घर का नाम है चारू विला, या फिर अपन बात करते हैं चारू निवास या चारू आवास, जो भी नाम है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, बिल्डिंग का नाम। और बिल्डिंग कहाँ होती है बेटा, बिल्डिंग कहाँ होती है, डेफिनेटली बिल्डिंग जो है वो होती है एरिया में, है ना। सबसे पहले अपन यहाँ पर बिल्डिंग, और बिल्डिंग जो है वो कौन से एरिया में है, वो एरिया अपन लिखते हैं। ठीक है, और वो एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अपन ये तो चीजें लिखते हैं बेटा, है ना। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर कौन से वो रेजिडेंशियल जो है वो कम्युनिटी में आता है, ये सारी चीजें अपन वहां पर लिखा करते हैं। जैसे वो एरिया जो है वो कौन से साइड में पड़ता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है, ये सारी चीजें अपन लिखते हैं। तो जैसे मान लो अपन ने कोई सामान मंगवाया राजस्थान स्टेट से, अपन ने किसी एरिया में मंगवाया, और एरिया में बहुत सारे घर होंगे ना बेटा। ऐसा तो नहीं कि इस एरिया में आपने ये सामान मंगाया और इस एरिया में केवल इसी का एक का ही घर है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे घर होंगे, उसमें से चारू का घर कौन सा है, और उसके घर में, या फिर मान लो ये कोई रेजिडेंसी है, या फिर मान लो कि कोई अपार्टमेंट है, और चारू जो है ये खुद का घर नहीं बल्कि कोई अपार्टमेंट में रहती है। तो फिर उस कंडीशन में तो इसको अपना फ्लैट का नंबर भी देना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने बिल्डिंग लिखा है, तो बिल्डिंग या फिर फ्लैट भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब बिल्डिंग में चारू जो है, चारू का खुद का कोई पर्सनल रूम होगा, उस रूम में जो है वो चारू रहती है। तो ये क्या है, रूम, और रूम के अंदर कौन है, चारू, है ना। ये अपन एक एग्जाम्पल माना है चारू को। ठीक है, तो चारू जो है, इस चारू को अपन क्या बोलेंगे, इस चारू को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो है, चारू जो है वो कहां रहती है, रूम में। तो रूम को अपन क्या बोलेंगे बेटा, रूम को अपन बोलेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ऑर्बिटल, है ना। ये जो आप जिस रूम में रहते हो ना बेटा, प्रैक्टिकली सोच के देखो, आप जिस रूम में रहते हो ना, मैं उसको नाम दे रहा हूं ऑर्बिटल। और रूम हमेशा कहां होता है बेटा, बिल्डिंग में तो होता है, घर में तो होता है, अपार्टमेंट में होता है, हॉस्टल में होता है, या फिर अपन कहीं भी मान लो। तो रूम जो है आप किसी भी अपार्टमेंट में मान लो, या बिल्डिंग में मान लो। ठीक है, उस बिल्डिंग को अपन केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं बेटा सबसेल। क्या बोलते हैं, सबसेल। अब जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग आपका कौन सा एरिया में पड़ता है, उस एरिया को जो है अपन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा, सेल। ठीक है,
तो ये चार चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन जो है अपन किसको बोल रहे हैं बेटा, चारू को, है ना, कि ये चारू कहां पर एड्रेस करता है, चारू कहां रहती है या इलेक्ट्रॉन कहां रहता है। हमें इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करना है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ऑर्बिटल में, उसके रूम में है। रूम कहां होती है बेटा, रूम होता है उसके बिल्डिंग में, बिल्डिंग का है उसके एरिया में। तो ये सारी चीजें जो है हमें क्या करना है बेटा, एड्रेस करना है। ठीक है, चलो मैं लिख भी देता हूं कि सबसे पहले हमने किसको एड्रेस किया बेटा, सबसे पहले अपन ने मान लेते हैं कि अमेजन से सामान मंगाया, वो सामान सबसे पहले उस एरिया में पहुंचेगा बेटा जहां आप रहते हो, जहां चारू रहती है। ठीक है, चलो अब उस एरिया में आने के बाद, अब ये एरिया में आने के बाद जो है वो जो आपका डिलीवरी बॉय होगा वो कहाँ आएगा बेटा, उस बिल्डिंग में आएगा जहां आप रहते हो, उस रेजिडेंसी में आएगा जहां आप रहते हो, उस हॉस्टल में आएगा जहां आप रहते हो, है ना। तो हॉस्टल का आपको एड्रेस देना पड़ेगा, और उस हॉस्टल या बिल्डिंग को मैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलने जा रहा हूं बेटा, सब सेल। ठीक है, चलो अब इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो कौन से कमरे में है चारू, या फिर आप जो है चलो आपका वो जो डिलीवरी बॉय है वो आपके हॉस्टल तक आ चुका है। अब मान लो आप कहीं गए हुए हो, तो आप उसको बोलोगे ना कि भाई ये मेरा रूम नंबर है, मेरे रूम नंबर में या मेरे रूममेट है या फिर कोई भी है, वो इस पार्सल को पिक करेंगे, रिसीव करेंगे। तो आप उसको क्या करोगे बेटा, अपने रूम नंबर दोगे। तो रूम नंबर को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और इस ऑर्बिटल में जो है वो कौन रहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रहता है। मतलब मैं आपको इलेक्ट्रॉन मानने के लिए कह रहा हूं, जो भी बच्चा ये मेरा लेक्चर सुन रहा है, आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन मानने बेटा। तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को एड्रेस किया जाता है। ठीक है, चलो तो ये बात समझ आ गई होगी। सेल जो है अपन किसको बोलते हैं बेटा, सेल अपन बोलते हैं कॉलोनी को। किसको बोलते हैं, कॉलोनी। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अपन कोष, हिंदी में अपन कोष बोलते हैं इसको, कोष, सेल। और वैसे ही सब सेल को अपन क्या बोलते हैं, उपकोष। क्या बोलते हैं बेटा, अपन उपकोष। और इसको अपन ने क्या बोला बेटा, घर नाम दिया इसको। ठीक है, घर के अंदर क्या होता है बेटा, घर के अंदर होते हैं कमरे, और कमरे के अंदर कौन पाया जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। मतलब आप ही तो इलेक्ट्रॉन। इससे एक ये क्वेश्चन भी कवर होता है बेटा। आप बताओ कॉलोनी बड़ी होती है साइज में या घर बड़ा होता है। डेफिनेटली क्या बोलोगी, कॉलोनी बड़ी होती है। घर बड़ा होता है बेटा या कमरा बड़ा होता है, आप बोलोगे घर बड़ा होता है। कमरा बड़ा होता है या आप बड़े हो, कमरा बड़ा है या आप बड़े हो बेटा। तो डेफिनेटली आप ये तो बोलोगे कमरा बड़ा है वॉल्यूम वाइज। आप तो छोटे हो ना बेटा, आप पूरे कमरे में, पूरे कमरे की स्पेस को थोड़ी कवर करते हो। तो कमरा बड़ा है, ऐसा थोड़ी है कि सर कमरा छोटा है, सर मैं बड़ा हूं, मेरी मुंडी कमरे से भी बाहर आ रही है सर, देखो मैं कमरे में फिट नहीं हो पा रहा। तो ये नहीं होता है बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो छोटा होता है। तो ये पहला क्वेश्चन तो साइज का अपना अपना क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब अपन इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं बेटा। क्या लॉजिक है, सेल के बारे में अपन थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। ठीक है, चलो मैं अपन यहाँ पर इसको समझाने जा रहा हूँ बेटा। जैसे मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से समझाना चाहूंगा, जैसे सेल है, तो सेल को मैंने एक लोकल वर्ड क्या नाम दिया बेटा, कॉलोनी। ठीक है, कॉलोनी। तो कॉलोनी जो है, इस कॉलोनी का नाम क्या है, इस कॉलोनी का नाम क्या होगा, इस कॉलोनी की नंबरिंग क्या होगी। तो जैसे एक शहर में बहुत सारी कॉलोनी होती है बेटा ना, बहुत सारी कॉलोनी होती है, तो इस कॉलोनी की नंबरिंग कैसे करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं, उसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूं, देखना। क से कॉलोनी, और इस क को इंग्लिश में बोलो के, है ना। तो पहली कॉलोनी को हमेशा क्या बोलेंगे, के। दूसरी कॉलोनी को क्या बोलेंगे, एल। तीसरी कॉलोनी को क्या बोलेंगे बेटा, एम। चौथी कॉलोनी को क्या बोलेंगे, एन। पांचवी कॉलोनी को क्या बोलेंगे, ओ। छठी कॉलोनी को क्या बोलेंगे, पी। ऐसा आपको क्या करना है बेटा, अल्फाबेट को रिलेट करना है। ठीक है, तो कितना आसान है यार, है ना। सेल की मैंने नंबरिंग बता दी है ना, सेल की नंबरिंग और नेमिंग बता दी। फर्स्ट सेल को अपन क्या बोलेंगे, के। क से कॉलोनी, क से के, एल एम एन ओ पी क्यू आर। ये मैंने क्या बता दिया। जैसा आप ये मानो कि एक शहर है, शहर में बहुत सारी कॉलोनी है, तो जो भी उस शहर की पहली कॉलोनी होगी, पहली कॉलोनी को हमने क्या नाम दे दिया, के। दूसरी कॉलोनी का नाम दे दिया अपन ने एल। तीसरी कॉलोनी को नाम दे दिया अपन ने एम। ऐसे ही एन, ऐसे ही ओ, ऐसे ही पी क्यू। ऐसे अपने को क्वेश्चन में ध्यान रखना बेटा कि के एल एम एन ओ जो है वो सेल का नाम होता है, और इनको हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ बेटा के सेल, है ना, कई न्यूमेरिकल्स वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है कि के सेल क्या होता है, एल सेल क्या होता है। ये सेल जो है ना बेटा, ये इन सेल मतलब कोस को कॉलोनी को ही बोलते हैं। के मतलब पहली कॉलोनी, क से कॉलोनी, के से के, मतलब पहली कॉलोनी का नाम क्या है, के। इसके बाद अल्फाबेट जो है बेटा आप ध्यान रखो, अल्फाबेट क्या आएगा, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ऐसे, है ना। चलो तो ये तो मैंने आपको बताया बेटा सेल की कहानी। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं बेटा कि किसी भी सेल को जो है अपन कैसे समझते हैं। जैसे आप एक मान लो किसी भी शहर की ये पहली कॉलोनी बेटा, ठीक है, और ये किसी भी शहर की दूसरी कॉलोनी है, किसी भी शहर की मान लो बेटा ये तीसरी कॉलोनी। ठीक है, अब इस कॉलोनी में अपने इस कॉलोनी को ही फर्स्ट नंबर क्यों दिया, इस कॉलोनी को अपन सेकंड नंबर क्यों दिया, इस कॉलोनी को अपन ने थर्ड नंबर क्यों दिया, ये कॉलोनी का नंबरिंग देने के पीछे का क्या लॉजिक रहता है, ये सारी चीजें अपन जैसे एक बार डिस्कस करना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे एक सेल है बेटा, फर्स्ट सेल, तो उसको फर्स्ट सेल क्यों बोला बेटा, क्योंकि उसके अंदर एक ही घर बना हुआ है। ठीक है, घर के नंबर को काउंट करना है। जैसे आप एक एग्जांपल मानो, जैसे ये दिल्ली वगैरह होता है ना, मेट्रो सिटीज होती है, बट कई सारी ऐसे मेट्रो सिटीज होती है, बड़ी बड़ी सिटीज होती है ना। जैसे राजस्थान में जयपुर है ना, जैसे दिल्ली है अपने इंडिया में, मुंबई है। तो वहां पर क्या होती है, गेटेड सोसाइटीज होती है ना, गेटेड सोसाइटी होती है, गेट है, गेट के बाहर वॉचमैन बैठे रहते हैं ना, और एंट्री लेते हैं, अंदर कौन जा रहा है कौन बाहर आ रहा है ना। तो आप एक इमेजिन करो बेटा कि ये एक सोसाइटी, सोसाइटी के बाहर लिखा बेटा आपका 5,
तो इस सोसाइटी का नंबर जो है बेटा वो 5 नंबर है। बताओ बेटा इस सोसाइटी का नंबर जो है 5, केमिस्ट्री क्या कहती है बेटा, किसी भी सोसाइटी का नंबर 5 है तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बेटा उसके अंदर 5 घर बने हुए हैं ना, 1 घर, 2 घर, 3 घर, ऐसे ये 4 घर, मैं 4 अलग अलग शेप के घर बना रहा हूं बेटा, 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 5 घर। इस टाइप से मैंने 5 अलग अलग घर बना दिए। ऐसे आप बताओ एक कॉलोनी है बेटा उसका नंबर है 4, बताओ बेटा उस चौथी कॉलोनी में कितने घर हैं? तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे सर 4 घर है। मतलब कॉलोनी का नंबर अपन केमिस्ट्री में कैसे डिसाइड करते हैं बेटा, जैसे एक कॉलोनी का नंबर है बेटा 100, तो 100 नंबर क्यों रखा, क्योंकि उसके अंदर 100 घर है। जैसे 101 घर आएगा ना बेटा तो उस कॉलोनी के बाउंड्री कर देंगे कि नहीं 101 वाला जो घर है वो नेक्स्ट सोसाइटी में जाएगा, वो इस 100 नंबर सोसाइटी में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से अपन सेल को नंबरिंग करना है, सेल को नेमिंग करना है और सेल को पहचानना है। जैसे कहीं पर लिखा बेटा फोर्थ सेल, आप बताओ फोर्थ सेल का क्या मतलब है, फोर्थ सेल चौथी कॉलोनी का क्या मतलब है? तो आप बोलोगे सर चौथी कॉलोनी में 4 घर है। बताओ बेटा पांचवी कॉलोनी में कितने घर, 5 घर, छठी कॉलोनी में 6 घर, 8वीं कॉलोनी में 8 घर, 9वीं कॉलोनी में 9 घर, 50वीं कॉलोनी 50 घर, 100वीं कॉलोनी में 100 घर, 150वीं कॉलोनी 150 घर। इस तरीके से पहली कॉलोनी में पहला घर, दूसरी कॉलोनी में कितने घर होते हैं बेटा, 2 घर होते हैं, तीसरी कॉलोनी में 3 घर होते हैं, और इस घर को अभी जो है मैंने नाम दिया था बेटा सबसेल। क्या नाम दिया था मैंने इसको, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आपको समझाया था बेटा, ये होता है सबसेल। चलो तो पहली कॉलोनी में 1 घर होता है बेटा, दूसरी कॉलोनी में 2 घर होते हैं, ये आपका दोनों घर का नंबरिंग कर रखा है 2 और 2। तीसरी कॉलोनी में 3 घर होते हैं बेटा, आपको ध्यान रखना है तीसरी कॉलोनी में 3 घर होते हैं। ऐसे ही चौथी कॉलोनी में कितने घर होते हैं बेटा, चौथी कॉलोनी में आपके होते हैं 4 घर, तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, और ये हो जाएगा आपका चौथा घर, है ना। ऐसे ही पांचवी कॉलोनी में कितने घर होते हैं बेटा, पांचवी कॉलोनी में 5 घर होते हैं ना, 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका 5। तो ऐसे पांचवी कॉलोनी में 5 घर हो गए। ठीक है, तो कितना आसान है यार, 10वीं कॉलोनी है मतलब 10वां सेल का नंबर है, तो 10 उसका सेल का नंबर 10 होने का रीजन ही क्या है बेटा, किसी भी सेल को नंबरिंग किस बेसिस पे करते हैं, उसके अंदर कितने सब सेल, मतलब उसके अंदर कितने घर हैं, उस सोसाइटी में कितने घर है, उस कॉलोनी में कितने घर है। ये कितना बेसिक जो है मैं आपको लैंग्वेज में सिखा रहा हूं, तो इसका आपको समझना है बेटा, किसी भी सेल का जो नंबर है ना वो ऑलवेज सब सेल के बराबर होता है। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है हाउ मेनी सब सेल्स आर प्रेजेंट इन सेकंड सेल, सेकंड सेल का मतलब सेकंड कॉलोनी में कितने सब सेल मतलब कितने घर होते हैं, सो आंसर विल बी 2। ऐसे ही बताओ बेटा हाउ मेनी सब सेल्स विल बी प्रेजेंट इन फिफ्थ सेल, तो फिफ्थ सेल मतलब पांचवी कॉलोनी में कितने घर होते हैं, सो आंसर विल बी 5 घर होते हैं बेटा। अब आपको मैं सबसेल का नंबरिंग बताऊंगा बेटा, किसी भी सबसेल का यदि अपन बात करें किसी भी कॉलोनी में जो पहला घर होता है उस पहले घर का नाम हमेशा आपको एस रखना है, एस एस एस, पहले घर का नाम क्या रखना है, एस, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा एस। ऐसे हर कॉलोनी का जो पहला घर होता है उसका आपको नेमिंग करना है बेटा ऐसे। वैसे दूसरी कॉलोनी का जो नाम होगा बेटा, दूसरी कॉलोनी का जो दूसरा घर होगा किसी भी कॉलोनी का, अब पहली कॉलोनी में तो दूसरा घर है ही नहीं, दूसरी कॉलोनी में जो दूसरा घर है उसका नाम आएगा पी, तो आपको ध्यान रखना बेटा एस के बाद क्या है बेटा पी, ऐसे ही पी के बाद क्या आएगा डी, और डी के बाद क्या आएगा एफ, और एफ के बाद क्या आएगा बेटा अल्फाबेट जी एच आई, ऐसे इस तरीके से आपको अल्फाबेट को रन करना है बेटा। ठीक है, चलो ये तीसरी कॉलोनी का दूसरा घर, ये क्या आएगा पी, ये क्या आएगा पी, ये क्या आएगा बेटा आपका पी। तो किसी भी कॉलोनी का जो दूसरा घर है उसको नेमिंग कर दो बेटा किससे, उसको नेमिंग कर दो पी से। ऐसी तीसरी कॉलोनी का ये तीसरा घर है, इसका नाम आएगा डी, इसका नाम आएगा बेटा डी, इसका नाम आएगा डी, वैसे ही 6 के अंदर क्या आएगा डी, इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे अपन देखते हैं बेटा, आगे अपन देखते हैं। तो डी के बाद क्या आएगा बेटा आपका, डी के बाद आएगा एफ, इसके बाद आएगा एफ, इसके अंदर क्या आएगा बेटा आपका 6 के अंदर एफ, ऐसा आएगा चौथी कॉलोनी में चौथे घर का नाम एफ, ऐसी पांचवी कॉलोनी का भी चौथे घर का नाम एफ, छठी कॉलोनी का भी चौथे घर का नाम एफ, लेकिन एफ के आगे बेटा ये लिखा हुआ है 4F 5F, मतलब ये चौथा घर तो है लेकिन कौन सी सोसाइटी का बेटा, चौथी सोसाइटी का। ये चौथा घर है बेटा कौन सी कॉलोनी का, पांचवी कॉलोनी का, है ना। ऐसे भी कोई भी कॉलोनी है ना बेटा चौथा घर तो होगा ना, जैसे 8वीं कॉलोनी में तो 8 घर है तो उसमें चौथा घर भी तो होगा कोई, तो उस चौथे घर का नाम क्या हो जाएगा बेटा एफ, और 8वीं कॉलोनी में तो क्या हो जाएगा 8 है, मतलब 8वीं कॉलोनी का चौथा घर। ऐसे अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, जैसे आपके सामने कहीं पर लिखा हुआ है OF, अब OF का मतलब ये जो कैपिटल लेटर बेटा ये ऑलवेज सेल होता है। बताओ बेटा O सेल, K सेल, L सेल, ये हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट सेल का नाम क्या हो जाएगा K, तो KLMNO, मतलब ये पांचवी सेल है, पांचवी सेल का ये चौथा घर बेटा 5F। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे देखना बेटा कहीं पर लिखा है बेटा LS, LS का मतलब क्या समझे, L का मतलब कैपिटल लेटर मतलब ये सेल है बेटा, KL, L मतलब ये सेकंड सेल है, और सेकंड सेल का S मतलब ये पहला घर है, तो सेकंड सेल में क्या हो जाएंगे बेटा 2 घर हो जाएंगे, तो पहले घर का नाम क्या आएगा 2S, और दूसरे घर का नाम आएगा 2P। कुछ इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट को अप्रोच करना है। ठीक है, चलो
ऐसे ही अब देखना बेटा, पांचवी कॉलोनी का जो पांचों घर है, इस पांचों घर का नाम क्या हो जाएगा? आप देखो, एफ के बाद क्या आता है बेटा? जी आता है, जी के बाद क्या आता है? एच आता है, एच के बाद आई, आई के बाद जे। इस तरीके से अब आपको आगे जो है अल्फाबेट को फॉलो कर लेना है, ठीक है। चलो, तो फिलहाल जो है मैंने क्या बता दिया बेटा, किसी भी कॉलोनी के अंदर घर कितने होते हैं, और घर के अंदर अब मैं बात करूंगा बेटा कमरों की, ठीक है। चलो, तो फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं बेटा, सबसेल, सबसेल की कहानी जो थोड़ा मैं और डिस्कस करना चाहूंगा कि जैसे पहला जो घर होता है बेटा किसी भी कॉलोनी का, चाहे पहली कॉलोनी हो चाहे दूसरी कॉलोनी हो, तो पहले घर का नाम है एस, दूसरे घर का नाम है बेटा आपका पी, तीसरे घर का नाम क्या हो जाएगा बेटा? वैसे मैं लिखने जा रहा हूं डी, चौथे घर का नाम क्या हो जाएगा बेटा? एफ, पांचवें घर का नाम क्या हो जाएगा बेटा आपका? जी। इस तरीके से एस पी डी एफ जी एच, इस तरीके से हमें क्या कर देना बेटा? सब सेल का नाम लिख देना है, ठीक है। चलो, अच्छा, सेल को अपन स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, वैसे ही सब सेल को बेटा अपन एल से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना, एल मतलब आपका हो जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर को डिनोट करने का एक तरीका है बेटा, ध्यान रखना। एल मतलब जो है वो लोबिल्स को बताता है। लोबिल्स का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मैं एल की वैल्यू लिख देता हूं, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है बेटा? जीरो। मतलब एस जो है बेटा वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, कोई लोबिल्स नहीं होते। वैसे ही पी के लिए एल की वैल्यू क्या आएगी बेटा? पी के लिए एल की वैल्यू आएगी 1। जैसे ये अपना पी है ना बेटा, तो पी कैसा होता है बेटा? एक लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। मतलब इस तरीके से अपन क्या बनाते हैं, इसमें एक लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। तो किस टाइप, मतलब कितनी गांठ है, किस तरह, कितनी लोबुलर स्ट्रक्चर है? एक। वैसे डी में क्या होता है बेटा? दो लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, ये आएगा 1 और ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 2। तो एक तो पूरी ये लोबिल हो गई और एक आपके ऊपर वाली लोबिल हो गई, तो दोनों को मिला के अपने एक इस तरह के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया है। तो बताओ बेटा एल की वैल्यू, एल मतलब लोबिल्स, तो एस के अंदर तो कोई लोबिल है ही नहीं, पी के अंदर एक लोबिल है, डी के अंदर 2 है। ऐसे ही बेटा एल की वैल्यू जो है ना वो ऐसे लगातार लिखते जाएंगे, 0 1 2। एफ के लिए एल की वैल्यू क्या आएगी? 3। देखो एस के में कोई लोबिल नहीं था, 0, पी में कितना है? 1, डी में कितना है? 2। ऐसे हर एक सब सेल में एक एक लोबिल बढ़ता जाएगा। 3, ये क्या आएगा? 4, ये क्या आएगा आगे? 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, ऐसे। तो एल की वैल्यू जो है आपको ध्यान रखना है बेटा, एल की वैल्यू सीधा ध्यान रखना है कि एल, एल का मतलब लोबिल्स किस में नहीं होता है, तो एस में नहीं होता है। एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, ये आपको ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। एल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अब आगे अपन और डिस्कस करते हैं बेटा, सब सेल की बात होगी और अब अपन बात करते हैं बेटा इनके कमरों की, अर्थात ऑर्बिटल्स की बात करते हैं अपन, ठीक है। चलो, तो जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ कि ऑर्बिटल, ऑर्बिटल जो है हमारे किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो सब सेल को डिस्कस करने के बाद ऑर्बिटल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है बेटा? कमरे। अब देखना, आपको ये ध्यान रखना बेटा, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का वैसे तो जो फॉर्मूला है ना बेटा वो ये लिखा जाता है 12 + 1, और यहां पर एल की जो लोवेस्ट वैल्यू अभी मैंने क्या बताई थी? 0, और एल की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना बेटा वो होती है आपकी n-1। n-1 का क्या मतलब है? n-1 का मतलब जैसे g जो है ना बेटा, वो g कौन से सेल में आता है बेटा? 5th सेल में, है ना। g 5th सेल में आता है। तो बताओ बेटा इसके लिए l की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? l की वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी बेटा इस 5 से एक कम, n-1। मतलब ये g सब सेल जो है, इस g सब सेल के लिए l की वैल्यू आएगी n की वैल्यू से एक वैल्यू कम, n-1 मतलब 5-1, इट विल बी 4, ठीक है। मतलब आपको सीधा ध्यान रखना है ना कि एल की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम कितनी होती है? n-1, और लोवेस्ट वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है। चलो, अब इसके लिए फॉर्मूला आप लगा सकते हो। जैसे इसके लिए अभी मैंने बताया एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है बेटा? जैसे ये एस है, ये आपका पी है, ये आपका डी है, फिर आपका क्या आएगा? एफ आएगा, फिर आपका जी आएगा। तो आपको यहाँ पर एस के लिए एल की वैल्यू मैंने क्या बताई थी बेटा? 0, ये क्या आएगी? 1, ये क्या आएगी? 2, ये क्या आएगी? 3, और वैसे ये क्या आएगी? 4, फिर आपका और 5। इस तरह से एल की वैल्यू जो है वो लिखी जाएगी लगातार। अब मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा इसके एल के अंदर कमरे कितने हैं। ऑर्बिटल्स की बात मैं यहां पर करना चाहूंगा बेटा, ठीक है। ऑर्बिटल मतलब कमरे, तो कमरे का डिस्कशन कर रहा हूं बेटा। तो यहां पर देखो एस के लिए यहां पर एल की वैल्यू 0 रखो बेटा, 2 × 0 कितना आएगा? 0, और +1, तो यहां पर ऑर्बिटल कितना आएगा? 1। इसके बाद पी के लिए एल की वैल्यू क्या है? 1, तो ये आएगा 2 × 1 2, और 2 + 1, और ये आएगा 3, है ना। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं बेटा, एक ट्रिक याद रखना है। ओ से ऑर्बिटल हमेशा ओ से ओड नंबर में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे ओड नंबर लगाते जाओ बिना फॉर्मूले लगाए। तो बिना फॉर्मूला लगाए भी आप क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, है ना। ओड नंबर, ओ से ऑर्बिटल, ओ से ओड नंबर, ये सीधा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो, तो देखना जैसे अगर अपन बात करते हैं इसके लिए एल की वैल्यू 3 है, तो 3 आप और नंबर बोलते जाओ, 1 3 5 7 ऐसे। तो अगर एल की वैल्यू 3 है, 3 का मतलब ये चौथे नंबर पर आता है, तो 4 आपको और नंबर बोलना है, 1 3 5 7। एल की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो आपको 5 बार क्या बोलना है? जैसे एल की वैल्यू 5 बार इसलिए बोलना है क्योंकि एल की लोवेस्ट वैल्यू क्या बेटा? 0। अपने को 0 से बोलना चालू करना है, 0 1 2 3 4। तो कितनी बार आएगा बेटा? 5 बार और नंबर बोले, 1 3 5 7 9। इस तरीके से मैंने ऑर्बिटल को जो यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ऑर्बिटल से फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसको कहीं नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को क्या करना है बेटा? फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को आपको क्या करना है? फाइंड। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी बेटा यदि आपको किसी घर में पूछता है, मतलब सबसेल के लिए पूछता है, जैसे एस सबसेल में कितने कमरे हैं, पी सबसेल में कितने कमरे हैं, तो आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए फॉर्मूला लगा देना बेटा 12, और ये लगा देना है +1,
और अभी मैंने बताया था एल की जो लोवेस्ट वैल्यू होती है क्या होती है 0, और एल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है n-1। और यदि अपन बात करें किसी भी मोहल्ले में टोटल कमरे कितने हैं, भाई मोहल्ले में क्या होते हैं घर, और घर सारे घर में मिला के टोटल कमरे कितने हैं, तो सारे सेल में मिला के यदि क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल, तो आपको ये ट्रिक लगा देनी बेटा, फॉर्मूला होता है n², और n जो है बेटा ये आ जाएगा, n जो होता है वो होता है बेटा नंबर ऑफ सेल, और जहां l क्या होता है बेटा, l क्या होता है नंबर ऑफ सब सेल। तो l की वैल्यू सब सेल के लिए तो होती है बेटा, l की वैल्यू सब सेल के लिए होती है, n जो है वो क्या होता है बेटा नंबर ऑफ सेल, जो n जो है ना बेटा वो नंबर ऑफ सेल को डिनोट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। n l, तो l जो है बेटा वो सब सेल को डिनोट करेगा, n जो है वो सेल को डिनोट करेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूं कि कहीं पर लिखा है बेटा फिफ्थ सेल, n की वैल्यू लिखा हुआ है 5, तो इसमें पहले तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे बेटा, तो n² कर दो ना बेटा, n² मतलब 5 का स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 25। अब मैं इसको थोड़ा लॉजिक से समझाता हूं, बताओ पांचवी सेल है, पांचवी कॉलोनी, बताओ बेटा पांचवी कॉलोनी में कितने घर होंगे 5, ये आएगा 5s, दूसरे घर का नाम आएगा 5p, तीसरे घर का नाम आएगा 5d, चौथे घर का नाम क्या आएगा बेटा 5f, और वैसे पांचवें घर का नाम क्या आएगा 5g। तो यहां पर मैं एक आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूं कि n की वैल्यू 5 है, और यहां पर मैंने 5 जो है वहां पर घर मैंने मेंशन कर दिया पांचवी कॉलोनी में। अब पहली कॉलोनी में कितना घर होगा बेटा, मतलब पहली कॉलोनी में आपका जो घर है वो आपका एक घर होगा, वैसे पांचवी कॉलोनी में 5 घर है। तो इस पहले घर में कितने कमरे होंगे, अभी मैंने बताया था ना ओड नंबर, तो इसमें एक कमरा है, वैसे ही बताओ बेटा पी में कितने कमरे होंगे, पी में 3 कमरे होंगे बेटा, वैसे ही बताओ डी में कितने कमरे होंगे, बताओ बेटा 3 के आगे ओड नंबर क्या आएगा 5, तो इसमें 5 कमरे, 1 2 3 4 5। वैसे ही आप बताओ बेटा एफ में कितने कमरे होंगे, एफ में होंगे बेटा 5 के बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया बेटा 1, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 5 रूम्स, ये हो गया आपका 7 रूम्स। और वैसे ही आपको जी में बना देना बेटा, जी में, तो जी में जो है आप खुद बताओ बेटा कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो जी में आप बोलेंगे सर 9 ऑर्बिटल्स होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से मैंने 5G में 9 ऑर्बिटल्स को जो है मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो देखो बेटा ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फिफ्थ सेल। तो जब भी आपको पूछा जाए ना बेटा, तो पूरे सेल का ऐसे कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, पूरे सेल का, मतलब जैसे आप कभी सोचते हो ना कि यार केमिस्ट्री में इस सेल का, तो आप अपने मन से है ना बेटा कोई भी एक सेल लेना, अपने मन से कोई भी एक सेल लेना, जैसे थर्ड सेल, तो कंप्लीट डायग्राम क्या आएगा बताओ, तो सेल के अंदर आपको 3 घर बनाने, पहले घर के अंदर आपको क्या बनाने बेटा, कमरे बनाने। तो पहले घर में क्या आएगा, एक कमरा, वैसे दूसरे घर में क्या आएंगे बेटा आपके 3 कमरे, और तीसरे घर में क्या आएगा 5 कमरे, और से ऑर्बिटल, और से ऑड नंबर, ठीक है। तो वो आपका कंप्लीट डायग्राम हो जाएगा बेटा, ठीक है। कंप्लीट डायग्राम मतलब अभी भी मैंने इलेक्ट्रॉन को जो है वो मेंशन नहीं किया है, अभी तक सिर्फ ऑर्बिटल के बारे में मैंने आपको समझाया, ठीक है। चलो अब ऑर्बिटल काउंट करो बेटा, कितना आएगा 1 1 और 3 3 और 1 4 4, और ये आपका आएगा 5 5 और 4 9 9 और 7 16, और 16 और 9 ये आ गया 25, और फॉर्मूले से भी हमारा 25 आ गया था। और वैसे ही जैसे अगर आपको पूछे बेटा कि इस 5D में कितने ऑर्बिटल है, बताओ बेटा इस 5D के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। 5D मतलब अब मैं बात कर रहा हूं पांचवी कॉलोनी में डी घर की, तो डी सबसेल की बात कर रहा हूं, तो डी सबसेल में ऑर्बिटल पूछेगा तो 5, 5F में ऑर्बिटल पूछेगा तो 7, 5G में ऑर्बिटल पूछेगा तो 9, 5P में पूछे तो 3, 5S में पूछे तो 1, और कंप्लीट फिफ्थ सेल में पूछे तो 25 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया है, हालांकि मैं इसके आगे और क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चन में अपन और डिस्कस करेंगे सारी चीजों को, लेकिन ये फिर भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है बेटा। चलो अब अपन ये ऑर्बिटल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और अब अपन जो है थोड़ा और चीज़ों को डिस्कस करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को चलाते हैं इसको। तो देखना अब ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, मतलब अपन ने मोहल्ले की बात कर दी, अपन ने घर की बात कर दी, अपन ने कमरे की भी बात कर डाली, और अब बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन की, जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करना था। इलेक्ट्रॉन से तो मिलना था बेटा, मुझे आपसे ही तो मिलना था, तो अब आपकी बारी, अब आप कौन से कमरे में हो ये तो मेरे को पता चल गया। अब हर कमरे में बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, हर कमरे में हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं। हालांकि इमेजिनरी क्वेश्चन और कई सारे बन सकते हैं बेटा कि हर ऑर्बिटल में, जैसे ईच ऑर्बिटल ऑक्यूपाई 3 इलेक्ट्रॉन्स, ईच ऑर्बिटल ऑक्यूपाइज 7 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, इमेजिनरी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल अपन प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड बात करते हैं, तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम फील किए जाते हैं बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपोजिट होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्पिन जो है वो एक दूसरे की क्या होनी चाहिए बेटा, अपोजिट होनी चाहिए। तो अपन बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन की, तो आप बताओ बेटा एक एस में कितना ऑर्बिटल है बेटा, एक एस में ऑर्बिटल है 1। वैसे ही बताओ बेटा एक पी में कितना ऑर्बिटल है बेटा, आप बोलोगे 3 ऑर्बिटल। बताओ बेटा डी में कितना ऑर्बिटल है 5, 1 2 3 4 5। और वैसे ही बताओ बेटा एफ में कितना ऑर्बिटल बनेंगे, एफ में आपके ऑर्बिटल बनेंगे बेटा 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 ऑर्बिटल जो है ये मैंने ड्रॉ कर दिए बेटा, ठीक है। चलो अब बताओ, अभी भी मैंने क्या कहा कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन में यहां पर लिख देता हूं, एक का स्पिन होगा ऊपर, तो दूसरे का स्पिन क्या होगा बेटा नीचे।
तो ये अपन बात करें बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फील किए जा सकते हैं, ठीक है। चलो अब बताओ एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बेटा, एस में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। वैसे ही पी में जो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप बताओ बेटा 2 और 2 और 2 टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 6। वैसे ही डी में कितना आएगा बेटा 2 2 2 2 2 टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा 10। वैसे ही एफ में कितना आएगा बेटा 2 2 2 2 2 2 2, ये टोटल हो जाएगा बेटा आपका कितना, ये आपका हो जाएगा 14। तो एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 फील किए जा सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है ना बेटा, ये अपन पढ़ते हैं स्पिन क्वांटम नंबर में। किसमें पढ़ते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो देखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर जो है बेटा, इसको अपन एस से डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, एस से डिनोट करते हैं। और इसका जो एक टॉपिक भी होता है बेटा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को लेके एक क्वेश्चन भी आता है, मैं अभी आपसे डिस्कस भी करूंगा। ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप इलेक्ट्रॉन को समझ जाओगे, इलेक्ट्रॉन कहां होता है, कैसे होता है। आप ऐसे समझो कि जैसे एक हॉस्टल में कमरा है, कमरे में 2 बच्चे रहते हैं, है ना। तो एक बच्चा, आप ये मानो कि 2 पलंग लगे हुए हैं, ठीक है बेटा, एक पलंग ऐसा है, दूसरा पलंग ऐसा है। आप ऐसा सोचो, इस बच्चे का मुंडी इधर है ना बेटा, तो दूसरे बच्चे की मुंडी इधर होगी, ऐसा समझो आप। अब दूसरे ये पहले बच्चे के पैर ऐसे हैं, तो दूसरे बच्चे के पैर ऐसे होंगे, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों लेट रहे हैं, दोनों सो रहे हैं, तो इस तरीके से आपको स्पिन जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब अपन थोड़ा इलेक्ट्रॉन की स्पिन से रिलेटेड कुछ और चीजें अपन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारी जो चीजें हैं वो आसान हो जाए, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो अगर अपन बात करें, तो जो अपवर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसका अपन प्लस हाफ से डिनोट करते हैं। हालांकि ये अपवर्ड तो मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मानते हैं ऐसा बताना चाहूंगा। और वैसे ही दूसरा स्पिन होता है बेटा, वो होता है माइनस हाफ। ये माइनस हाफ जो है स्पिन क्वांटम नंबर की अनदर वैल्यू होती है। ये प्लस हाफ और माइनस हाफ जो है बेटा, ये यही कहना चाह रहे हैं, जब मैंने अभी आपको अरेंजमेंट बताया ना बेटा, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ जो वैल्यू है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को जो है वो मेंशन करना चाहती है। मतलब ये कि जब इलेक्ट्रॉन जो अपने सेल में घूमता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन अपने सेल में घूमता है, तो मान लो कि ये पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे घूम रहा है, तो ध्यान रखना बेटा कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो इसके जस्ट अपोजिट फ्लो होगा। तो प्लस का मतलब आप इलेक्ट्रॉन को किसी भी डायरेक्शन में मानो, तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल चेंज जो आएगा, ओवरऑल इफेक्ट जो आएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड का या फिर किसी भी फील्ड का, वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इफेक्ट आएगा, जीरो इफेक्ट आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन में यदि एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, मान लो एंटी क्लॉकवाइज है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पक्का कैसा होगा बेटा, उसका अपोजिट होगा, क्लॉकवाइज। यदि ये क्लॉकवाइज होता तो ये कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और यदि आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो प्लस हाफ और माइनस हाफ जो है ना बेटा, ये आपका ये मेंशन करना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब इस प्लस हाफ का मतलब आप कतई ये नहीं बोल सकते कि ये अपवर्ड ही होगा। आप खुद देखो ना बेटा, जैसे आप इस इंस्टेंट पर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा, तो थोड़ी देर बाद में तो इलेक्ट्रॉन यहां अगर आएगा तो ये नीचे भी तो हो जाएगा बेटा। मतलब अपन न्यूमेरिकल में एक बात बोल देते हैं कि प्लस हाफ जो है अपवर्ड इलेक्ट्रॉन को मानते हुए क्वेश्चन को करना है, लेकिन वास्तविकता में प्लस हाफ का मतलब ऐसा नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड था वो कभी नीचे नहीं आएगा बेटा। जब घूमेगा कोई भी चीज, जैसे रोटेशनल मूवमेंट कर रही है, तो एक बार किसी हाफ में अगर ऊपर जाएगा तो अपने दूसरे हाफ में नीचे भी तो आएगा बेटा। तो इसलिए इसको रट नहीं लेना है, इसको रट नहीं लेना है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन नीचे है तो आपका डाउनवर्ड ही होगा, हमेशा नहीं होगा। न्यूमेरिकल में अपन ऐसा मान के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्लस हाफ और माइनस हाफ जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन का नेचर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मेन चीजें जो है आपको ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। और अब मैं आपको बताता हूं स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो चेक कैसे होती है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बेटा, यहां पर मैं आपको इस तरीके से लिखना चाहूंगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का एक फॉर्मूला होता है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और प्लस क्या हो जाएगा बेटा आपका 1, ठीक है। तो ये इफेक्टिव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस क्या हो जाएगा 1। कई बुक में लिखा भी रहता है 2s प्लस 1, है ना। 2 इंटू एस की वैल्यू वही होता है बेटा आपका, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, जो भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उसको डिवाइड बाई क्या कर दो, 2 कर दो। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, लेकिन बताओ बेटा उसमें अनपेयर्ड तो 3 हुए ना। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है बेटा, एक एग्जांपल बताता हूँ, आप बताना इफेक्टिव स्पिन जो है वो कैसा आएगा, मल्टीप्लिसिटी को चेक करना है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे बेटा, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर है, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर है, पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपन इसको नीचे मान लेते हैं, ठीक है। अब इफेक्टिव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, इफेक्टिव का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर पाएगा। अब आप बताओ बेटा ये इलेक्ट्रॉन ऊपर है और ये इलेक्ट्रॉन नीचे है, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट स्पिन में है, तो बताओ बेटा इन दोनों इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ओवरऑल स्पिन का जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, 0। वैसे इन दोनों इलेक्ट्रॉन का भी ओवरऑल स्पिन का जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, 0, क्योंकि एक ऊपर है और दूसरा क्या है बेटा नीचे। तो दोनों का इफेक्ट क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट। देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ इफेक्ट डाल रहा है,
तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है बेटा इसके डाउनवर्ड जो डायरेक्शन में, मतलब इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है बेटा, ये फ्लो कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ऐसी कंडीशन में बताओ बेटा इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या आएगा, डेफिनेटली क्या आएगा, जीरो। तो इनका जो डोमेन बनेगा बेटा वो जीरो इफेक्ट वाला बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इफेक्टिव अनपेड इलेक्ट्रॉन की तरह रहेगा 1। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है, इफेक्टिव अनपेड इलेक्ट्रॉन को ध्यान रख लेना, ठीक है। किसी भी तरह के फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये होता है कि आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव रूप से वो अपना कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है, उन इलेक्ट्रॉन को ही देखना है बस, ठीक है। जैसे मैं एक और लेता हूं एग्जांपल, 1 2, ये आएगा 3, ये आएगा आपका 4 और ये आएगा 5। तो आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन नीचे है, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर और 1 इलेक्ट्रॉन नीचे है। तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन जो इफेक्ट खत्म कर देगा, तो आप बताओ बेटा ये 4 थे और इनमें से आपके 4 इलेक्ट्रॉन तो अपवर्ड थे और 1 इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड था। तो इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट खत्म हो गया। तो इफेक्टिव रूप से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, अनपेड 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1। तो इस तरीके से स्पिन मल्टीप्लिसिटी को अपन फाइंड किया करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ नहीं होता, न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि इफेक्टिव रूप से किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, हालांकि अभी और भी कुछ टॉपिक्स बाकी है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। लेकिन फिलहाल जो है इन कॉन्सेप्ट को रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखना, इसी कड़ी में क्वेश्चन है, विच कंडीशन हो हायर एनर्जी ट्रांजिशन टू लोअर एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बताना है। अभी मैंने आपको बताया था एन सेल। एन सेल कौन सा सेल को बोलते हैं बेटा, KLMN। तो ये आएगा बेटा फोर्थ सेल। और वैसा आएगा बेटा पी सेल, KLMNOP OP KL, ये आएगा बेटा KLMNOP। तो बताओ बेटा कौन से नंबर का सेल है बेटा, ये है छठा सेल। तो आप बताओ फोर्थ से सिक्स्थ सेल में जाएगा, तो लोअर से हायर में जा रहा है बेटा, ये हायर से लोअर में। तो आप ये बोलोगे सर ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी सेल में जा रहा है, तो आपका ये आंसर तो गलत हो गया। अब के सेल किसको बोलते हैं बेटा, के सेल ये रहा फर्स्ट सेल। और वैसे आप बताओ बेटा एम सेल किसको बोलते हैं, थर्ड सेल। एक बार फिर से देखो, लोअर से हायर में जा रहा है। फिर इसके बाद देखो बेटा ओ सेल, ओ सेल अपना ये रहा बेटा फिफ्थ सेल। और एल सेल जो है ना बेटा वो ये रहा आपका सेकंड सेल। हाँ ये देखो बेटा ये हायर से लोअर में जा रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, के एल, एल आपका सेकंड सेल और के आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका फर्स्ट सेल। तो देखो सेकंड से फर्स्ट सेल में ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये मल्टी करेक्ट आंसर है जो हमारे जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार से मल्टी करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी भी आएगा और डी भी आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है। चलो, अब अपन बात करते हैं बेटा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी फील्ड इन। अब देखो आगे बात करते हैं, पी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो अभी मैंने आपको अभी एक इमेजिनेशन आपको बताया था कि किसी भी सेल को, किसी भी कॉलोनी को कैसे बनाया जाना चाहिए। तो बताओ बेटा सेल, पी सेल, ये सेल बोल रहा है बेटा। इस चीज को है ना दिमाग में नोट कर लेना, इसलिए मैं आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लाके करवाता हूं ताकि आपको चीजें जो है वो प्रैक्टिस में आए। सेल, सेल का मतलब वो कॉलोनी की बात कर रहा है, KLMN, KLMNOP, मतलब ये छठे सेल की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने छठे सेल के लिए फॉर्मूला लिखवाया था बेटा n², ठीक है। n² में अब जैसे मैं आपको यदि बना के बताऊं तो 6s, 6p, 6d, 6f, 6g और 6h, इस प्रकार के क्या होंगे बेटा उसके अंदर सब सेल्स होंगे, ठीक है। तो देखो बेटा मैंने पहले बोला था पी मतलब देखो कैपिटल में लिखा हुआ है, तो ये आपका सेल है, ठीक है। पी सेल की बात कर रहा हूं, लिखा भी आगे सेल। तो आप बताओ बेटा टोटल अभी मैंने काउंट करके भी बताया था 1 3 5 7 9 और 11 को आप काउंट करोगे तो कितना आएगा, और डायरेक्ट भी कितना आएगा। तो आप क्या कर दोगे बेटा 6 का स्क्वायर कर देना, आंसर आएगा 36। ऐसे आपके सामने एक और क्वेश्चन बेटा, एस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो KLMNOP, ये आएगा आपका Q, ये आएगा आपका R और ये क्या आएगा S। तो कितने नंबर का सेल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसके अंदर बेटा 9 घर है, 9S 9P 9D 9F 9G 9H। और इस तरीके से आगे अल्फाबेट को फॉलो कर लेना, GH, आगे I, फिर J, फिर K। तो लास्ट आपका जो सब सेल जाएगा बेटा वो आएगा 9K, ठीक है। चलो अब आप डायरेक्ट जो है आप आंसर लगा सकते हो बेटा n²। तो n कितना है बेटा इसका, 9 का स्क्वायर। देखो काउंट कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेल है, 9 का स्क्वायर आप कर लेना, इसका आंसर आएगा 81। 81 जो है वो आपके ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। अभी मैं ऑर्बिटल काउंट करने सिखा रहा हूं बेटा, अभी तक अपना आंसर नहीं आया, ठीक है ना, अभी तक अपना आंसर नहीं आया है। अब अपना आंसर अब आएगा, क्योंकि अब ये है ना बेटा अभी तक तो अपने ऑर्बिटल निकाले हैं और अब इसने पूछा इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए अब अपने को क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और इधर भी अपने को क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितना आएगा 4, 3 में कितना आएगा बेटा आपका 6। और इस तरीके से हर ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन सम होते जाएंगे। तो इस तरीके से अपने फॉर्मूले को क्या बोल देंगे,
एक ऑर्बिटल में यदि आपके 2 इलेक्ट्रॉन है तो n स्क्वायर ऑर्बिटल में क्या होगा 2n स्क्वायर। वैसे यदि क्वेश्चन अभी मैंने कहा था ना काल्पनिक क्वेश्चन आते हैं, इमेजिनरी क्वेश्चन आते हैं, एक ऑर्बिटल में यदि 3 इलेक्ट्रॉन हो तो n स्क्वायर ऑर्बिटल में क्या आएगा बेटा 3n स्क्वायर। वैसे एक ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन हो तो 7n स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं बेटा पी सब सेल की। इलेक्ट्रॉन की बात करनी है बेटा, इसका आंसर आ गया आपका 36 और 36 का आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 72, वैसे 81 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा 162। तो ये 162 क्या आ गया बेटा आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फील्ड इन एस सेल। ठीक है, एस सेल मतलब 9th सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा पी सब सेल। पी सब सेल जैसे आप किसी भी कॉलोनी का यदि अपन बात करें सेकंड घर, उस सेकंड घर का नाम ही क्या होता है बेटा पी। और पी सब सेल के अंदर ये जैसे ये रहा बेटा पी, चाहे छठी कॉलोनी का हो, चाहे चौथी कॉलोनी का हो, चाहे पांचवी कॉलोनी का हो, पी के अंदर कितने कमरे होते हैं बेटा 3। पी के अंदर 3 कमरे होते हैं बेटा, है ना, 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा, हर कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताओ बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा पी में, तो ये आएगा बेटा आपका 6। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 12 + 1 और आप इसको लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूछा है ना बेटा, ये तो अपना ऑर्बिटल का फॉर्मूला है 12 + 1, आगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप देखो बेटा पी के लिए एल की वैल्यू अभी बताया था लोब्यूल्स 1, पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, 2 × 1 कितना आएगा 2, 2 + 1 3, 3 × 2 6। और देखो मैंने क्या बताया था अभी 2 2 4 2 6, ऐसे भी 6 आएगा और ऐसे भी आपका आंसर 6 आएगा। तो एल की वैल्यू आपको क्या पुट कर देनी बेटा, एल की वैल्यू पुट कर देनी आपको 1 पी के लिए। अब बताओ एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फिर से मैं फॉर्मूला लगा देता हूं 12 + 1। अब एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है बेटा 0, स्फेरिकल शेप होता है, ध्यान रखना एस का। तो 2 × 0 और साथ में अपन क्या कर देंगे बेटा +1, 2 × 0 0 +1 और आपका आएगा एक ऑर्बिटल। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ऑर्बिटल में आप 2 से क्या कर देना बेटा मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये ध्यान रखना है, इसको कहीं नोट कर लेना, सेल पूछ रहा है आपको क्वेश्चन वाला या सब सेल पूछ रहा है। अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल। अब ये पी सब सेल है, इस पी सब सेल में एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है बेटा। अब बता एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप मेरी बात ध्यान रखना बेटा, चाहे पी ऑर्बिटल हो, चाहे एस ऑर्बिटल हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा। तो ऑर्बिटल आते ही आपका आंसर जो है वो हमेशा 2 ही रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी ऑर्बिटल पूछे, चाहे आपका पी ऑर्बिटल पूछे, चाहे क्यू ऑर्बिटल पूछे, चाहे एस ऑर्बिटल पूछे, चाहे वो कुछ भी पूछे, चाहे ऑर्बिटल क्वेश्चन आते ही बेटा आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 को ऑप्शन टिक कर देना, ये ध्यान रखना है आपको बेटा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं बेटा एस ऑर्बिटल। मैंने अभी क्या बोला, एस ऑर्बिटल हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, आंसर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन। हर ऑर्बिटल में आपको एस ऑर्बिटल मतलब एक ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में बात करनी है, तो आंसर क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको जैसे कई बच्चे डाउट आते हैं एस ऑर्बिटल में 10 नहीं आएगा क्या बेटा, नहीं, वो 10 जो है ना बेटा वो एस सब सेल में आएगा पूरा, मतलब कमरे मिलकर जो बिल्डिंग बनाते हैं ना बेटा 1 2 3 4 और इस तरीके से, ये जो आपके एक बिल्डिंग में 5 कमरे हैं, तो इस पूरी बिल्डिंग को अपन ने तो सब सेल नाम दिया था बेटा। और इस ऑर्बिटल में 2 2 2 2, तो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और बिल्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो अप्रोच करना है। ठीक है, अब आगे आने वाली सीरीज में कुछ क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो उससे पहले कुछ इलेक्ट्रॉन को फील करने का जो रूल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये पहली कॉलोनी है, ये दूसरी कॉलोनी है, ये क्या आएगा 2s और 2p, वैसे क्या आएगा 3s, ये आएगा 3p और ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 3d। और ऐसे ही क्या आएगा बेटा आपका 4s, ये क्या आएगा 4p, ये क्या आएगा 4d, ये फिर क्या आएगा बेटा आपका 4f। कुछ ऐसे बेटा आपका ये जो सीरीज है ये कुछ इस तरीके से चलता रहेगा, 5s 5p 5d 5f 5g, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ पर ऐसे मेंशन कर देता हूँ 5G, फिर ऐसे आएगा 6S, ये क्या आएगा 6P, ये क्या आएगा 6D, ये क्या आएगा 6F और ये क्या आएगा 6G। फिर आपका 7S 7P 7D 7F 7G और 7H, लास्ट में आपको क्या जाएगा 7H और वैसे यहाँ पर क्या जाएगा 6H और अब यहाँ पर 7I भी जाएगा बेटा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 घर बना देना आपको छठी कॉलोनी में। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रॉन को कैसे फील करना है बेटा ये मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन को आपको कुछ इस तरीके से फील करना पड़ेगा। जैसे यदि मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन, यदि अपन 4f से स्टार्ट करें तो 4f का इलेक्ट्रॉन जो है बेटा कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, 4f का इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से जाएगा। और यदि अपन बात करते हैं कुछ इस तरीके से, ये 4f से होते हैं, 4d से होते हैं, 5p से होते हैं 6s। वैसे यदि अपन बात करें 3d से होता है बेटा आपका 4p से होते हैं 5s। कुछ इस तरीके से क्या करना है बेटा इलेक्ट्रॉन को जो है आपको फील करना है। ये जैसे 3p से क्या आएगा 4s, ये क्या आएगा 2p 3s, ये क्या आएगा बेटा आपका 2s, ये क्या आएगा बेटा आपका 1s। और कुछ इस तरीके से कुछ ऑब्लिक लाइन जो है वो आपको ड्रॉ कर देनी है और एक दूसरे के पैरेलल में ड्रॉ करना है बेटा, ये ध्यान रखना आपको। तो ये ऑब्लिक लाइन जो है वो पैरेलल में ड्रॉ कर देना है। और अब आपको देखो बेटा यहां से आपको स्टार्ट करना है, यहां पर जहां जहां अपन स्टार्ट करेंगे वहां पर मैं आपका डॉट लगा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कहां से स्टार्ट करना है, कहां पर मुझे क्या बोलना है। ठीक है, पहली लाइन में देखो बेटा डॉट से स्टार्ट करो, क्या आएगा आपका पहला आएगा 1s। फिर दूसरी लाइन में देखो बेटा डॉट से स्टार्ट करो, क्या आएगा आपका 2s। फिर आपका ये आएगा बेटा आपका 2p के बाद क्या आएगा बेटा आपका 3s के बाद देखो बेटा फोर्थ लाइन में क्या आएगा 3p के बाद क्या आएगा 4s, 3p के बाद क्या आएगा आपका 4s।
वैसे आपका क्या आएगा बेटा, ये आएगा आपका 3D के बाद क्या आएगा 4P के बाद क्या आएगा बेटा आपका 5S। कुछ इस तरीके से क्या करना है बेटा, ऑर्बिटल्स को अरेंज कर देना है। वैसे इस लाइन में देखो बेटा क्या आएगा 4D के बाद क्या आएगा आपका 5P के बाद क्या आएगा आपका 6S। तो ऐसे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ये खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन को फील करना है, और ये अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना बेटा, लाइन खींचनी आनी चाहिए, ऐसे तिरछी तिरछी लाइंस को जो है आप खींचते जाओ एक दूसरे के पैरेलल। आओ अपन कुछ अब अपन इनके ऑर्बिटल्स को जो है मैं ड्रॉ कर देता हूं। एस ऑर्बिटल में अगर बात करूं तो 1, ये भी एस ऑर्बिटल है तो क्या हो जाएगा 1। और यदि मैं पी सबसेल की बात करूं तो पी में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा 3, एस में कितना ऑर्बिटल होता है 1, वैसे ही 3p में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा 3, 4s में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा 1। और अब मैंने आपको, यदि मैं आपको बात करता हूं 3d, तो 3d के अंदर क्या आएगा बेटा आपका, 3d के अंदर आपका आएगा 5 ऑर्बिटल, पी के अंदर कितना ऑर्बिटल आएंगे बेटा आपके 3 ऑर्बिटल, एस के अंदर कितना ऑर्बिटल आएगा 1, डी में कितना ऑर्बिटल आएगा 5। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा, किसी भी ऑर्बिटल को चाहे आगे बनाओ चाहे पीछे बनाओ, कॉन्सेप्ट जो है वो मिस नहीं करना है। तो एस ऑर्बिटल 1 होता है, पी ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ के 7 ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे ओड नंबर में ऑर्बिटल्स को सीधा याद रखना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ये कुछ इस तरीके से मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाना बताया है। इस कॉन्फ़िगरेशन की आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करना बेटा। फिलहाल अपन क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने, आर्सेनिक का आपको क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है। तो जिस तरीके से आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर दे रखा है, इस एटॉमिक नंबर को यूज लेते हुए अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है बेटा, 1s बनाना है। 1s के बाद आपको क्या बनाना है बेटा, 2s बनाना है। 2s के बाद आपको क्या बनाना है बेटा, 2p बनाना है, ठीक है। 2p बनाएंगे अपन। 2p के बाद क्या बनाएंगे बेटा अपन, 3s बनाएंगे। 3s के बाद क्या बनाएंगे बेटा अपन, 3p बनाएंगे। और 3p के बाद आप डायग्राम को देख सकते हो, ये डायग्राम पास में देखो, ये 3p के बाद आपका आएगा 4s, 4s के बाद 3d के बाद 4p। तो ये ध्यान रखना बेटा ना, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाते हुए हेल्प कर दी मैंने आपकी। तो ये क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p, ये आपका आएगा 4s, 4s के बाद क्या आएगा बेटा आपका 3d 1 2 3 4 5, और 3d के बाद आपका क्या आ जाएगा बेटा 4p। कुछ इस तरीके से 4p मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। चलो तो आगे देखना बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा 1s, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 2s, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 2p। 2p के बाद ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 3s, 3s का क्या हो जाएगा बेटा आपके बाद में 3p, 3p के बाद ये आ जाएगा 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद क्या आ जाएगा बेटा 4p। अब सारी चीजें मैंने थ्योरी में इसलिए नहीं समझाई ताकि मैं चाहता था कि क्वेश्चन में सारी चीजें मैं आपको अप्लाई करना बताऊं, ठीक है। तो इस तरीके से अब अपन उस थ्योरी को क्वेश्चंस में अप्लाई करना चाहेंगे, और क्वेश्चंस में अभी कई सारी चीजें पेंडिंग है बेटा। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से अब मैं समझाना चाहूंगा। वो एक बेसिक्स था जिसको मैंने आपको समझाया, सेल क्या होता है, सब सेल क्या होता है, ठीक है। तो उस बिहार पे मैंने ये डायग्राम यहाँ पर बनाया है। तो सेल किसको बोलते हैं बेटा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये सेल है। पी स्मॉल लेटर लिखा हुआ है एस पी, ये क्या है बेटा, ये आपका घर है, मतलब सब सेल है। सब सेल के बाद ये जो बने हुए बेटा, ये क्या है, ऑर्बिटल्स। और अब अपन ने कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन कैसे रेस्ट कर रहा है ये जानना है हमें, ठीक है। देखो तो ये आएगा बेटा आपका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7 है ना। तो आपको अफबाउ रूल को, हुन्स रूल को, ये सारे रूल्स को फॉलो करते हुए ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन को तब तक फील नहीं करना है, पेयर नहीं करना है, जब तक हर एक ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ना कर ले सेम सबसेल के अंदर। मतलब सेम सबसेल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ठीक है। सेम सबसेल की बात मैं यहां पर करने जा रहा हूं। तो ये आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये आएगा आपका 8, ये आएगा 9, ये आएगा आपका 10, फिर ये आपका क्या आएगा बेटा आपका ये 11 और ये 12। तो ये सेम सबसेल है बेटा, एक ही ऑर्बिटल है, तो उसको फुलफिल करने के बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल में या नेक्स्ट सबसेल में एंटर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, मतलब एक ही बिल्डिंग में 3 कमरे हैं। तो पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पेयरिंग नहीं करवानी है आपको, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रॉन अपना इफेक्ट जो है वो चालू करेगा, क्रिएट करेगा, अपना इफेक्ट जो है वो लगाएगा। तो देखना इस तरीके से मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए बेटा, 2 2 4 6 10 2 12 13 14 15, ये हो जाएगा 16 17 और ये आएगा 18, ये क्या आएगा बेटा 19, ये आएगा 20, फिर ये आएगा 21, ये आएगा 22, ये आएगा 23 24 25, ये आएगा 26, ये आएगा 27, ये आएगा 28, ये आएगा 29 और ये आएगा 30। वैसे अब देखना बेटा मेन ये है 31, ये आएगा 32 और ये आएगा आपका 33। तो आपको बोल रहा है बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये रहा बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन को अब अपने को क्या बताना है, क्वांटम नंबर्स। अब मैं आपको क्वांटम नंबर अप्लाई करना बताऊंगा बेटा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं बेटा, एन की वैल्यू लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एन की वैल्यू आएगी आपकी 4। वैसे ही बताओ बेटा सबसेल कौन सा, पी, और पी के लिए मैंने एल की वैल्यू क्या बताया था बेटा, लोब्यूल्स, मतलब ये बताया था 1। और अब आपको मैं एक नई चीज बताने जा रहा हूं बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब ऑर्बिटल जो होता है ना बेटा, उस ऑर्बिटल की नंबरिंग करने सिखाना जा रहा हूं मैं आपको। जैसे एक ऑर्बिटल होता है, मतलब एक जैसा आपका हॉस्टल है। अब हॉस्टल में एक कमरा तो है नहीं बेटा, कई सारे कमरे होते हैं, उसमें आपके भी तो रूम में कुछ नंबर होगा बेटा।
तो वैसे मैं आपको रूम का नंबरिंग करना सिखा रहा हूं बेटा, देखना। अब आपको ध्यान रखना है, एम से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमेशा एम से मिडिल ऑर्बिटल को टारगेट करना है। ये मिडिल ऑर्बिटल, ये है बेटा आपका मिडिल ऑर्बिटल, ठीक है। और इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिडिल वाले को नंबरिंग देना बेटा 0, और उसके आगे वाले को +1 +2 +3 +4 +5 जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होगी वो सारी, और पीछे वाले को -1 -2 -3 -4। हालांकि एक ही ऑर्बिटल था तो -1 तक रुक गया, अगर और ऑर्बिटल होते तो ये -2 हो जाता, और ऑर्बिटल होता तो -3 हो जाता। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अप्लाई करना बता रहा हूँ और सिखाया है। चलो और अप्लाई करते हैं। जैसे ये आपका 5 ऑर्बिटल है, मिडल ऑर्बिटल को टारगेट करना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब मिडल, तो मिडल आपका ये रहा 0, ये क्या आएगा +1, ये क्या आएगा +2, वैसे ये क्या आएगा -1 और ये क्या आएगा -2। एक ही ऑर्बिटल है 0 और इसका 0, ये मिडल ऑर्बिटल 0, ये क्या आएगा +1, ये क्या आएगा -1, ये आएगा 0, फिर ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा +1, ये क्या आएगा -1, ये आएगा 0 और ये क्या आएगा 0। तो इस तरीके से मिडल ऑर्बिटल को टारगेट करना है और उसकी वैल्यू लिखना है 0। आगे वाले ऑर्बिटल को +1 लिख देना है, पीछे वाले को -1 लिख देना है। अगर +1 के आगे और ऑर्बिटल है तो +2, और आगे ऑर्बिटल है तो +3, ऐसे, ठीक है। चलो, तो अब बताओ इस ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, इसके लिए वैल्यू आ गई +1, ठीक है। ऐसे अब बताओ इसका स्पिन क्वांटम नंबर। मैंने क्या बताया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह जब आते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड के लिए आपको s का वैल्यू जो है वो आपको लिखना है +12, और डाउनवर्ड के लिए आपको क्या लिखना है बेटा, आपको लिखना है -12, ठीक है। तो इस तरीके से स्पिन क्वांटम नंबर को +12 और -12 लिखते हुए क्वेश्चन को करना पड़ेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, ठीक है। Ag जो है बेटा वो आपका आता है कॉपर ग्रुप में, है ना। कॉपर ग्रुप की जो ट्रिक है वो आपको ध्यान रखना बेटा, कौन आगे आया, है ना। तो इन तीनों के कॉन्फ़िगरेशन में बेटा आपको कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो ध्यान रखना है। कुछ एलिमेंट जो है वो आपके अफबाउ रूल को वायलेट करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तो उनमें से ये एक ग्रुप है बेटा कॉपर। तो कौन कौन से ग्रुप जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, मैं न्यूमेरिकल के माध्यम से सारी चीजें समझा दूंगा बेटा, ठीक है। चलो, एक तो कॉपर, जैसे ये एक और क्वेश्चन जैसा आप नीचे देख पा रहे हो बेटा, कॉपर का एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। कॉपर का ये रहा बेटा एक और क्वेश्चन। इस तरीके से पैलेडियम, प्लेटिनम, Ag, क्रोमियम ग्रुप। तो क्रोमियम ग्रुप भी नहीं करता बेटा, है ना। क्रोमियम ग्रुप का ट्रिक होता है करोड़ मोल वाले, है ना। ये 24 नंबर पर आता है क्रोमियम। अब कॉपर का ही आपके सीरीज में आता है, कॉपर के ही ग्रुप में आता है बेटा आपका Ag का एटॉमिक नंबर क्या है 47। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा 4s1 3d10। वैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधा ध्यान रखना बेटा आपका 5s1 और ये आएगा 4d10, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉन को अपन फील करते हैं बेटा, ये क्या आएगा आपका 1s2, फिर क्या आएगा आपका 2s2, फिर क्या आएगा 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, फिर क्या आएगा आपका बेटा 3d10, 3d10 के बाद क्या आएगा 4p6, 4p6 के बाद क्या आएगा बेटा आपका 5s2। ये रहा बेटा 3d, 4p और 4p के बाद क्या आएगा 5s, और 5s के बाद क्या आएगा 4d। तो 4p के बाद क्या आएगा बेटा 5s, और 5s के बाद क्या आ जाएगा आपका 4d, ठीक है। चलो, अब 5s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा आपका 1, ये मत भूलना बेटा, 5s में आएगा 1 और 4d के अंदर कितना आएगा बेटा आपका 10। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है बेटा जो आपको ध्यान रखना है। जैसे क्रोमियम ग्रुप में 3 एक्सेप्शंस है बेटा, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। कॉपर ग्रुप में 3 एक्सेप्शन है, कॉपर, Ag, Au। वैसे ही 2 एक्सेप्शन Pd और Pt भी है। ये एक्सेप्शंस को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, है ना। टोटल कितने एक्सेप्शंस हो गए बेटा आपके अभी स्क्रीन पर 8 है, ठीक है। चलो, अब अपन इनके क्या करते हैं बेटा, इनके डायग्राम बना देते हैं। जैसे ये आपका 1s का ऑर्बिटल, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1s2। वैसे क्या हो जाएगा 2s2। फिर आपका 2p में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे बेटा, 2p में हो जाएंगे आपके 6, ये आ जाएगा 2, फिर क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 2। ऐसे 3s में कितने ऑर्बिटल होगा बेटा आपका 2, और 3p में कितने ऑर्बिटल होगा बेटा आपका 2, फिर ये क्या आएगा 2, और ये भी क्या आएगा 2। वैसे 4s में कितने ऑर्बिटल होगा बेटा आपका 2, 3d में कितने ऑर्बिटल आएगा बेटा आपका 1 2 3, ये आएगा 4, ये आएगा आपका 5, ये आएगा 6 7 8, और ये आएगा 9 10। वैसे ही 4p में कितना हो जाएगा बेटा, 4p को थोड़ा मैं ऊपर बना देता हूं, तो ये आएगा आपका 4p6, और 5s में क्या आएगा 1, और 4d में क्या आएगा बेटा 10। चलो, तो ये तो मैंने क्या कर दिया बेटा, एक डायग्राम बना दिया आपके सामने। 1 2, ये आएगा 3 4, ये क्या आएगा 5 6, ये आएगा 7 8, ये आएगा 9 10। तो अब अपन क्या लिखते हैं बेटा, ये तो मैंने सेल और सबसेल लिख दिया है। अब अपन लिखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इसका मैग्नेटिक क्वांटम 0, इसका क्या आएगा 0। मिडिल वाले को 0 लिख दो, 0 लिख दो, 0 लिख दो, 0 लिख दो। मिडिल वाले को 0 लिख दो, 0 लिख दो, मिडिल वाले को 0 लिख दो। अब यहाँ पर क्या आएगा +1 -1, ये क्या आएगा +1 -1। अब ये क्या आएगा +1, तो ये क्या आएगा +2। वैसे ये क्या आएगा -1, ये क्या आएगा -2। ये क्या आएगा बेटा आपका +1 +2 -1, और ये क्या आएगा बेटा आपका -2। तो कुछ इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशंस जो है ये मैंने लिखा है, और ये पूरा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपके पास में। इसमें आपका सेल भी आ गया, सब सेल भी आ गया, ऑर्बिटल भी आ गए, ऑर्बिटल का नंबरिंग भी आ गया है। तो अब क्वेश्चन पूछा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका क्वांटम नंबर लिखना। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है बेटा
इस क्वेश्चन में बेटा Ag का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 4d में गया, जिसको मैंने एरो भी किया है, जो आपका +2 वाले ऑर्बिटल में ना, इसको बोलेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन। यदि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन पूछता तब अपना 5s आंसर आ जाता, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन ओवरऑल पूछा है बेटा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4d10 वाला आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। और 4d10 वाले का देखो चारों क्वांटम नंबर्स जो है यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि n की वैल्यू 4, d के लिए l की वैल्यू 2, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी +2 और लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो आपका -12 है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा कि पैलेडियम और प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखना है और ये आपको लिखना है बेटा, ठीक है ना। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं इस क्वेश्चन में। ये पैलेडियम है बेटा और पैलेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 46, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन फील करने हैं 1s2 2s2 ऐसे। और वैसे ही आपका प्लेटिनम जो होता है ना बेटा, प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनना बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 78 होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है 78। बट कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंजेस है, अभी मैंने आपको कहा भी था बेटा, इनके कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़े एक्सेप्शंस में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस मतलब जैसे ये आपका निकल ग्रुप में आता है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं नहीं पढ़ोगे तो पीटूंगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, निकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d8, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा आपका, ये होता है 5s0 और ये होता है बेटा आपका 4d10। और इसका क्या आएगा बेटा, इसका तो और खतरनाक होता है 6s1 और ये आएगा आपका 5d9। तो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को फॉलो करते हुए आपको क्या बनाना है बेटा, डायग्राम बनाना है और इनके कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो इनके कॉन्फ़िगरेशंस लिखना आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करना बेटा। एक बार मैं इसका आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर आएगा, मैं आपकी हेल्प के लिए इसको ऐसे बोल देता हूं, ठीक है। चलो, तो आंसर आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये आएगा बेटा आपका 5p6, ये आपका सॉरी 4p6, फिर ये आपका आएगा 5s2 आना चाहिए था, लेकिन 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन डी में आ चुके हैं, तो ये आएगा 5s0 और ये 4d क्या हो जाएगा बेटा आपका 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन pd में, ध्यान रखना है pd, तो pd में आपका d से d10 हो जाता है बेटा, ये ध्यान रखना है ना, pd में d10 हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अब अपने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, ठीक है। कॉपर, और कॉपर का एटॉमिक नंबर जो है वो आता है आपका 29। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा, 1s2, ये आएगा 2s2, फिर क्या आएगा 2p6, फिर आएगा आपका 3s2, ये आएगा 3p6, फिर आपका आएगा बेटा आपका 4s2 और ये आएगा बेटा 3d9। लेकिन ये एक एक्सेप्शन होता है बेटा, ध्यान रखना, ये एक एक्सेप्शन होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा आपका, ये आएगा आपका 4s1 और 3d का क्या हो जाएगा बेटा आपका 3d हो जाएगा 10, ठीक है, 3d10 हो जाएगा। तो हर तरीके के क्वेश्चन को आपको करना आना चाहिए। तो 1s का आप क्या बना दो बेटा, डायग्राम बना दो, 2s का क्या बना दो, यहाँ पर डायग्राम बना दो, 2p का क्या बना दो, डायग्राम बना दो, 3s का डायग्राम बना दो, 3p का डायग्राम बना दो, 4s का डायग्राम बना दो, और वैसे ही 3d का भी आप क्या बना दो बेटा, डायग्राम बना दो। 1 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4 और ये आएगा 5। ये कोई डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया बेटा, ये आएगा 1s2, ये आएगा 2s2, ये आएगा बेटा आपका 2p6 1 2 3, ये आएगा 4 5 6, फिर आएगा आपका 3s2, ये क्या आएगा 3p6 1 2 3 4 5 6, ये आएगा आपका 1 और ये क्या आएगा बेटा आपका 1 2 3 4 5, फिर क्या आएगा 6 7 8 9 10। तो ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए मैंने 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए बेटा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन पूछा n बराबर 3। अब n बराबर 3 कहां कहां पर आपको दिख रहा है, उसको आप क्या कर दो बेटा, ये रहा एक तो n बराबर 3 और एक आपका ये रहा बेटा n बराबर 3 और एक आपका ये रहा बेटा n बराबर 3। तो इसका मतलब बाकी वाले सब सेल को जो है वो छुपा देना है बेटा, ठीक है, बाकी वाले सब सेल को छुपा देना है। तो बाकी वाले सब सेल का कोई काम नहीं है बेटा, ठीक है। चलो, तो अब अपन एक काम करते हैं बेटा, इस 3s को क्या करता हूं बेटा, इस 3s को जो है वो यहां से अलग कर लेता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। वैसे ही अब मैं इस 3 वाले 3p को भी क्या कर देता हूं बेटा, ये 3 वाले 3p को भी मैं अलग कर देता हूं। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन को समझना होता है। ये तो क्या मैं आपको डिजिटली समझा के बता रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ठीक है, मैनुअली। अब देखना, नेक्स्ट जो है मैं आपका 3D को जो है वो इस तरीके से कुछ जो है मैं नीचे कर देता हूं मेन कॉन्फ़िगरेशन से, ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए आपको, ठीक है। चलो, अब ये हो गया बेटा आपका 3s, ये क्या हो गया आपका 3p और ये क्या हो जाएगा आपका 3d, ठीक है। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है l बराबर 1, ओ तेरी, l बराबर 1 का मतलब ये केवल 3p की बात कर रहा है बेटा, ये केवल 3p की बात कर रहा है। तो 3s और 3d को हटा दो, 3p को मैंने सर्किल कर दिया है, ठीक है, मतलब 30 कॉलोनी में 3 घर होता है, ये आपके 3p की बात कर रहा है। तो 3p में ये कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आंसर आएगा 2 2 4 2 6, सो आंसर विल बी 6। 6 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमियम का n बराबर 3 में प्लस आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना बेटा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24 और ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आएगा बेटा आपका 4s1 और ये क्या आएगा 3d5, ठीक है।
तो ये सारे जितने भी कुछ एलिमेंट्स बताए बेटा मैंने, ये सारे कुछ एक्सेप्शंस है, इनके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, आप वो रूल को फॉलो नहीं करेगा। वैसे 4s2 3d4 होना चाहिए था ना बेटा, जब तक वो एक ऑर्बिटल जो है वो पूरी तरीके से पैक नहीं हो जाएगा सब सेल में, तब तक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सब सेल के ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये एक्सेप्शन है क्रोमियम, क्रोमियम के अलावा अभी जो मैंने कुछ एलिमेंट्स बताए वो सारे, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ बेटा 1s2, ये क्या आएगा 2s2, फिर ये क्या आएगा बेटा आपका 2p6, और इस तरीके से मैं यहाँ पर अब जो अपना मेन 3 वाला आ गया बेटा, क्वेश्चन में 3 के लिए पूछा है, तो ये आएगा 3p6, और ये क्या आएगा 4s1, और ये आपका क्या आ गया बेटा 3d5, 1 2 3 4 5। चलो अब अपन बात करते हैं बेटा n बराबर 3 में s बराबर प्लस आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, तो n बराबर 3 कौन कौन सा बेटा, एक तो आपका n बराबर 3 ये रहा बेटा, n बराबर 3, एक n बराबर 3 ये रहा, एक n बराबर 3 ये रहा। अब यहां पर कोई l या m की वैल्यू स्पेसिफिकली नहीं लिखा है, तो आप इस 3 को भी लेना है, इस वाले 3 को भी लेना है, और इस वाले 3 को भी लेना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब बताओ प्लस आप, प्लस आपका मतलब अपवर्ड इलेक्ट्रॉन को मानना है प्लस आप, तो ये आपका प्लस आप, ये हो गया 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 4, वैसे ही क्या हो जाएगा आपका 5 6 7 8 9, तो आंसर आएगा बेटा आपका 9, प्लस आपके सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके हो गए बेटा 9 थर्ड सेल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्रोमीन है बेटा। अब ये सारे क्वेश्चन एक तरीके क्वेश्चन है ब्रोमीन, अब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन वाले सारे एलिमेंट मैंने करवा दिए, ठीक है। अब ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 35 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग भरना है बेटा, तो ये क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और ये क्या आएगा 3d10, और ये क्या जाएगा बेटा आपका 4p3। तो 4p3 का कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना बेटा 1 2 3, बाकी सब में आप बताओ बेटा सारे फुल्ली पैक्ड है, 1 2 3 4, ये सारे फुल्ली पैक्ड है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन कैसा होगा प्लस हाफ, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा होगा माइनस हाफ, भाई इसके 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, एक ऊपर एक नीचे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करना बता रहा हूं, एक प्लस हाफ होगा तो दूसरा क्या होगा माइनस हाफ, तो इस 2 में से प्लस आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे 1, वैसे इन 2 में से प्लस आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आप बोलोगे 1, ऐसे ही बताओ बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 कैसे होंगे प्लस आपके ऊपर, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे, वैसे 2 का एक इलेक्ट्रॉन कहां होगा बेटा, आधा करते जाओ, 6 का आधा 3 इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस हाफ, और 3 होंगे बेटा आपके माइनस हाफ, वैसे 2 का आधा कर दो 1, और d10 का आधा कर दो बेटा 5, ये मैं प्लस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट करना बता रहा हूं, लेकिन 4p जो है वो फुल्ली पैक्ड नहीं है, तो इसलिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। चलो अब काउंट करते हैं कि आपके कितने इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ का कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, प्लस हाफ मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो देखना बेटा ये आएगा 1 2 2 के बाद 3 5 5 और 1 6 और 3 9 9 और 1 10 10 और 5 15 15 और 3 18, तो 18 इसका आंसर रहेगा बेटा आपका। यदि 18 इलेक्ट्रॉन आपके अपवर्ड है तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो जाएंगे बेटा डाउनवर्ड, तो 35 इलेक्ट्रॉन बेटा टोटल, 35 में से 18 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है और बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउनवर्ड है। इसी कड़ी में अब मैं 2 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं बेटा। पहला आपका एटम है जिंक, और जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ये आएगा 3p6, ये आएगा 4s2, और ये क्या आएगा बेटा आपका 3d10, ठीक है। वैसे ही Fe का भी मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं बेटा साथ में, ये आएगा 1s2 2s2 2p6, फिर क्या आएगा बेटा आपका 3s2, ये आएगा 3p6, और ये क्या आएगा 4s2, और ये आपका क्या आ जाएगा बेटा 3d6। तो इन सब के जो डायग्राम है बेटा वो आपको पूरे बनाने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। इन क्वेश्चंस को क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। इन क्वेश्चंस को ऐसे करोगे तब आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका 4s2, और ये क्या आएगा बेटा आपका 3d10, ठीक है। और ऐसे में नीचे इसका भी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं बेटा 1s2, ये आएगा 2s2, ये क्या आ जाएगा 2p6, ये आएगा 3s2, फिर क्या आ जाएगा बेटा आपका 3p6, ये आएगा आपका 4s2, और ये क्या आएगा 3d6, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन को फिल कर देता हूँ, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएगा 2 2, इसमें कितना आएगा बेटा आपका 2 2 2 2, इसमें भी क्या आएगा 2, ये 2 ये 2 ये 2। अभी मैं कैजुअल डायग्राम बना रहा हूँ, कैजुअल इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहा हूँ बेटा, है ना। इलेक्ट्रॉन फिल करना मैंने सिखा दिया है, ठीक है। तो उसको आपको फॉलो करते हुए डायग्राम बनाना है। फिलहाल जो है मैं यहाँ पर एक कैजुअली इस क्वेश्चन को जो है अभी तक थोड़ा फास्ट तरीके से मैंने डायग्राम बना दिया है ताकि अपन क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। तो 1s2 2s2 2p6, ये आएगा 3s2, फिर क्या आएगा 3p6, फिर क्या आएगा बेटा आपका 4s2, और ये आएगा 3d6, 1 2 3 4 5, और ये है बेटा 6th इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो और यहाँ पर मैं फटाफट जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख देता हूँ 0 0 0, ये क्या आएगा +1, ये क्या आएगा -1, ये 0 ये 0, ये क्या आएगा +1, ये क्या आएगा -1, ये आएगा 0, ये क्या आएगा 0, ये +1, ये +2, ये -1, और ये आएगा -2।
वैसे ये क्या आएगा, जीरो 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 जीरो, ये आएगा जीरो, ये आएगा जीरो, और ये भी क्या आएगा जीरो, प्लस वन प्लस टू, माइनस वन माइनस टू, फिर क्या आएगा प्लस वन, और ये क्या आएगा बेटा माइनस वन। ठीक है, चलो, तो ये मैंने कंप्लीट डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब आएगा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कहता है, तो अब बताओ बेटा, इन सब के लिए आपको एन, एल और एम की वैल्यू लिखनी। बताओ बेटा, इसके लिए एन की वैल्यू बोलो, एन की वैल्यू क्या आएगी, वन। इसके लिए एन की वैल्यू क्या आएगी, टू, ये आएगा टू, ये आएगा बेटा आपका थ्री, ये क्या आएगा बेटा आपका थ्री, ये क्या आएगा आपका फोर, और ये क्या आएगा आपका थ्री। वैसे एल की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एस के लिए एल की वैल्यू आएगी जीरो, ये क्या आएगा बेटा आपका एल की वैल्यू आएगी आपके जीरो। इसके पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है बेटा वन, इसके एस के लिए जीरो होती है, पी के लिए वन, एस के लिए जीरो, और डी के लिए क्या होती है दो। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा, एन प्लस एल की वैल्यू जो है वो सोल्व करना है। ठीक है, एन प्लस एल की वैल्यू, तो n प्लस एल, ये वन प्लस जीरो क्या आएगा वन, टू प्लस जीरो क्या आएगा टू, टू प्लस वन क्या आएगा थ्री, थ्री प्लस जीरो क्या आएगा बेटा आपका थ्री, थ्री प्लस वन क्या आएगा फोर, फोर प्लस जीरो फोर, थ्री प्लस टू क्या आएगा फाइव। अब क्वेश्चन कह रहा है n प्लस एल की वैल्यू तीन कहां पर है। देखो बेटा ऐसे करना है क्वेश्चन, n प्लस एल की वैल्यू तीन ये रही, n प्लस एन की वैल्यू तीन ये रही, और कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, अब आपको बताना है ये n प्लस एल की वैल्यू तीन, तो ये तीन मतलब 2p के लिए बताना है एक तो, और एक आपको बताना है 3s के लिए। तो बताओ बेटा 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा 6 और 2 8। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना बेटा वो आपका आ जाएगा 8। इस क्वेश्चन का आंसर 8 रहेगा। उम्मीद करता हूं कैसे हुआ ये समझ आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है n प्लस एल की वैल्यू जो है वो तीन, कौन से ऑर्बिटल्स के लिए होती है, कौन सा सब सेल के लिए और कौन सा सेल के लिए, ये हमने पहले बता दिया, और ये जब हमें पता चला तभी तो हमने इलेक्ट्रॉन निकाले बेटा। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं, देखो एक बार फिर से मैं आपको मौका देता हूं ये समझने का, ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हुए। ठीक है, चलो से अब इसके लिए n और l की वैल्यू लिख रहे हैं अपन। ठीक है, इसके लिए n की वैल्यू 1, ये आएगी 2, ये आएगी 2, इसके लिए 3s के लिए 3, 3p के लिए 3, 4s के लिए 4, और 3d के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी 3। अब l की वैल्यू लिखते हैं बेटा, है ना। s के लिए l की वैल्यू क्या आएगी 0, s के लिए l की वैल्यू क्या आएगी 0, p के लिए l की वैल्यू क्या आएगी 1, s के लिए l की वैल्यू क्या आएगी 0, p के लिए l की वैल्यू क्या आएगी 1, s के लिए क्या आएगी 0, और d के लिए l की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया था। और अब हमें रखना है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हर एक ऑर्बिटल के लिए लिखा हुआ है। जैसे मिडिल ऑर्बिटल है तो क्या आएगा 0, आगे वाले ऑर्बिटल के लिए आएगा +1, और पीछे वाले ऑर्बिटल के लिए क्या आएगा आपका -1। ठीक है, चलो इस टाइप से मैं कुछ लाइंस खींच देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो समझने में आसानी रहे और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, चलो तो देखना इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखना कि कैसे ये क्वेश्चन करना है। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएगा बेटा 0। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएगा 0। इसके लिए आपके तीन मैग्नेटिक क्वांटम है, एक का वैल्यू आएगा बेटा -1, एक का आएगा 0, और एक का क्या आएगा +1। वैसे ही इसके लिए क्या आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, इसके लिए क्या आएगा आपका -1, ये क्या आएगा 0, और ये क्या आएगा +1। और इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएगा 0, इसके लिए आएगा -2, ये आएगा फिर -1, ये आएगा 0, फिर आएगा +1, और ये आएगा आपका +2। तो ये मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो है वो वैल्यूज लिख दी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वाला कह रहा है इसका सम करना है, n प्लस एल प्लस एम का हमें क्या करना है सम। 1 0 0 ऐड करेंगे क्या आएगा 1, 2 0 0 क्या आएगा 2, 2 और 1 3, 3 - 1 फिर से क्या आएगा आपका 2, 2 और 1 3, और 3 और 0 3, 2 और 1 3, 3 और 1, और ये आ जाएगा 4। फिर देखो ये 3 0 0 ये क्या आएगा 3, फिर देखो 3 और 1 4, 4 - 1 फिर से क्या आएगा 3, ये आएगा 4, और ये क्या आएगा बेटा 3 और 1 4, 4 और 1 5। वैसे ये क्या रहेगा बेटा 4, और ये रहेगा 3 और 2 5, 5 - 2 फिर से रहेगा 3, 3 - 2 5, 5 - 1 ये आएगा आपका 4 में क्या आएगा 3 और 2 5, 5 और 0, और ये आ जाएगा आपका 5। वैसे 3 और 2 5, 5 और 1 ये आएगा 6, 3 और 2 5, 5 और 2, और ये आएगा आपका 7। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपने को n प्लस एल प्लस एम की वैल्यू जो है वो लिख देना है। ठीक है, चलो अब देखो n प्लस एल प्लस एम की वैल्यू 4 कहां पर उसको हाईलाइट कर दो। एक तो ये रहा 4, एक ये रहा 4 बेटा आपका, एक आपका ये रहा 4, और एक आपका ये रहा 4। तो जहां जहां आपको n प्लस एल प्लस एम, एम का मतलब इस बार आपको ऑर्बिटल भी देखना है। ठीक है ना बेटा, तो आपको ये बताना है कि कहां कहां पर n प्लस एल प्लस एम की वैल्यू 4 आ रही है। तो आप देखोगे कि एक n प्लस एल प्लस एम की वैल्यू एक तो इस ऑर्बिटल के लिए 4 आ रही है पूरा, है ना। फिर आप देखोगे एक इस मिडिल ऑर्बिटल के लिए क्या आ रही है बेटा आपकी 4 आ रही है। फिर आप देखोगे यहाँ पर एक इस ऑर्बिटल के लिए वैल्यू क्या आ रही है बेटा n प्लस एल प्लस एम की वैल्यू 4 आ रही है। और फिर आप यहाँ पर देखोगे ना बेटा तो n प्लस एल प्लस एम की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर भी क्या आ रही है 4 आ रही है। तो अब ये पूछा है इनमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो 2 और इसमें आएगा 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बेटा वो रहेगा 7 इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। n प्लस एल प्लस एम की वैल्यू जो है, m का मतलब आपको ऑर्बिटल देखना है कि कौन सा ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल प्लस एम की वैल्यू जो है वो 4 रहेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप वापस जरूर करना। जैसे ये क्वेश्चन है व्हाट विल द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑर्डर ऑफ गिवन स्ट्रक्चर्स। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी का भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आप याद करो, अभी मैंने बताया था नंबर ऑफ इफेक्टिव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर में जैसे मैं इस स्ट्रक्चर का नाम लिख देता हूँ, ये स्ट्रक्चर ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, और ये क्या आपके डी। तो इनका ऑर्डर जो है वो अरेंज करना है। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, इफेक्टिव नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड, और ये क्या आएगा इलेक्ट्रॉन्स।
साथ में आपको क्या कर देना है +1। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 1 2 3 3 + 1 कितना आएगा बेटा आपका 3 + 1 ये आएगा 4। वैसे आप यहां पर देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी पेयर्ड है, इसका तो कोई इफेक्ट होगा नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों का पेयर एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहां पर क्या आएगा 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो है 0। तो 0 + 1 इसका आंसर आएगा बेटा 1। इसमें देखेंगे आप 1 2 3 4 और ये 4 और ये 5, मतलब ये पांचों इलेक्ट्रॉन क्या है ऊपर की दिशा में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इन 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट खत्म कर देगा। तो इफेक्टिवली यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा बेटा आपका 3। कितना रहेगा आपको 3 बताना है, ठीक है। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा इफेक्टिव रूप से, और साथ में क्या कर देना है ऐड 1 कर देना है। जैसे मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट जो है वो ये इलेक्ट्रॉन खत्म कर देगा, और वैसे इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन खत्म कर देगा, तो इफेक्टिव रूप से 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना इफेक्ट शो कर पाएगा। तो आपका ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है ना बेटा ये आएगा 4। वैसे अब आप इसमें देखोगे 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक इलेक्ट्रॉन नीचे है, तो 4 में से एक इलेक्ट्रॉन जैसे इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो आप देखेंगे बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन जो इफेक्टिव रूप से 3 इलेक्ट्रॉन अपना इफेक्ट दे पाएगा, और बाकी ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो अपना जो ऑर्डर इफेक्ट है वो क्या करेगा एक दूसरे का कैंसिल आउट कर देगा। तो आंसर क्या रहेगा बेटा आपका 3 + 1 और ये रहेगा 4। तो इस तरीके से अपन ने वैल्यू निकाल दी है। तो ए वाले का और सी वाले का और डी वाले का इन सबका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ रहा है बेटा आपका सेम आ रहा है। ए वाले का, सी वाले का और डी वाले का मल्टीप्लिसिटी क्या आ रहा है बेटा सेम। वैसे आप देखेंगे बी वाले का मल्टीप्लिसिटी जो है बेटा वो क्या आ रहा है कम आ रहा है। तो इस तरीके से इसका ये ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। आपको ऑर्बिटल्स बताने बेटा है ना, कमरे बताने कि जिनकी वैल्यू n+l की जो वैल्यू है ना बेटा सम बताना है। n+l की वैल्यू 2 से ज्यादा और 7 से कम। तो n+l की वैल्यू 2 से ज्यादा, जैसे आप एक बार तो मान लो 3, n+l की वैल्यू बेटा आप एक बार मान लो बेटा 4, n+l की वैल्यू बेटा आप एक बार मान लो 5, और n+l की वैल्यू आप एक बार क्या मान लो बेटा 6। अब इन 6 में क्या करना है बेटा ऑर्बिटल्स काउंट करना है हमें, है ना। तो चलो n+l की वैल्यू अपने को 3 मानने के लिए अपने को क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखोगे अब n+l की वैल्यू 3 रखना है ना, तो 3 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा आपकी, एक पॉसिबिलिटी तो आएगी आपकी 3 + 0, ये क्या आएगा बेटा आपका 3। तो 3 + 0 में ये क्या बेटा n और ये क्या है आपका l, तो ये आएगा आपका 3s। वैसे ही n+l की वैल्यू यहाँ पर 2 + 1 भी पॉसिबल, और ये क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 2p हो जाएगा बेटा, है ना। और बताओ इसके अलावा का पॉसिबिलिटी है क्या, 1 + 2 लिखूंगा तो 1p होता ही नहीं बेटा, 1d भी नहीं होता ना, 1 मतलब 1s ही होता है केवल, और यह 1p या 1d ये बात करें तो ये सब पॉसिबल नहीं है। जैसे और मैं आपको बताता हूँ n+l की वैल्यू 4 किस किस के लिए पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या आएगा 4 + 0, और या फिर क्या आएगा बेटा 3 + 1, और 2 + 2 पॉसिबल नहीं है बेटा। ध्यान रखना l की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया बेटा ऊपर n-1, तो n के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकती, 2 + 2 तो कभी हो ही नहीं सकती बेटा, है ना। ऐसा सोच के देखो ना 2 + 2, तो बताओ बेटा ये तो है सेल 2 और ये है सब सेल, और ये आता है आपका d, तो 2d तो पॉसिबल ही नहीं है। जब 2d पॉसिबल नहीं है तो अपने को केवल पॉसिबल लिखना है, तो ये क्या आएगा 4s, और ये क्या आएगा बेटा आपका 3p। वैसे n+l की वैल्यू 5 किस किस के लिए होती है, वैसे आपको पॉसिबिलिटी बताना है। तो क्या आएगा, एक तो आएगा 5 + 0, एक आएगा आपका बेटा 4 + 1, और एक आपका आएगा बेटा 3 + 2, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटी है, और जैसे इसकी वैल्यू लिखता हूं ये क्या आएगा 5s, ये क्या आएगा आपका 4p, और ये क्या आएगा बेटा आपका 3d। तो ध्यान रखना n की वैल्यू l के ना तो इक्वल हो सकती है, ना ही l की वैल्यू n से बड़ी हो सकती है। एक बार और फिर से अपन वैल्यू लिखते हैं पॉसिबल वैल्यू, ये आएगा 6 + 0 क्या होता है बेटा 6s, या फिर आपका क्या आएगा बेटा 5 + 1 ये क्या आएगा आपका 5p, या फिर मैं क्या लिखता हूं बेटा 4 + 2 इसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा, मैं यहाँ पर बोल दूंगा 4d, और या फिर मैं इसको 3 + 3 बोलूंगा तो 3f नहीं होता है। तो ये कुछ पॉसिबल क्या है बेटा आपके कुछ सेल्स और उनके सब सेल्स है जिनको मैंने लिखने की कोशिश की है। अब इनके ऑर्बिटल काउंट करने बताओ बेटा 3s, s में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा 1, और ये देखो 2p, p में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा 3, s में 1, p में कितना आएगा बेटा फिर से 3, ये s में 1, p में कितना आएगा बेटा आपका 3, और d में कितना आएगा बेटा आपका 5, है ना, d में 5 आएगा 1 2 3 4 5, s में कितना आएगा 1, p में कितना आएगा बेटा 3, और d में कितना ऑर्बिटल हो जाएंगे बेटा 5। बस क्वेश्चन वाला इनकी काउंटिंग पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, तो ये आएगा 1, ये आएगा 3, ये आएगा 1, ये आएगा 3, ये आएगा 1, ये आएगा 3, ये आएगा 5, ये आएगा 1, ये आएगा 3, ये आएगा 5। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 18, और ये आएगा बेटा आपका 3 21, 21 और 5 ये आ जाएगा 26 ऑर्बिटल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है बेटा 26 ऑर्बिटल्स। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप वापस अच्छे से जरूर कर लेना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन है इफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज +4, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ध्यान रखना बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +4, हमेशा ध्यान रखना जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही मिनिमम वैल्यू भी होगी। तो ध्यान रखना किसी भी ऑर्बिटल की यदि मैक्सिमम वैल्यू +4 है तो उसके बाद क्या क्या वैल्यू उसकी पॉसिबल है, +3 ये आएगा आपका +2 ये आएगा आपका 0, और आपका -1 ये आएगा -2 ये आएगा -3, कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो कितना ऑर्बिटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यदि मैं एक नो ऑर्बिटल रखने वाले सब सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं बेटा, तो क्या हो जाएगा देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑर्बिटल्स है। तो इसमें बीच वाला ऑर्बिटल ये है बेटा, आगे का नंबरिंग करते जाओ, +1 ये आएगा, +2 ये आएगा, +3 और ये आएगा +4। वैसे ये क्या आएगा, -1 ये आएगा, -2 ये आएगा, -3 ये आएगा, -4। ठीक है, तो अब आपको बताना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज +4, देन फाइंड मिनिमम सेल। आपको मिनिमम सेल बताना है। तो आप बताओ बेटा, ये जो मैंने 9 ऑर्बिटल्स बनाए, ये 9 ऑर्बिटल किसमें होंगे बेटा, ये होंगे बेटा जी सब सेल में। किसमें, जी सब सेल। और सब सेल की मैंने नंबरिंग बताया था बेटा आपको। तो जी सब सेल को अपन एक बार समझते हैं, जैसे मैंने बताया था, सब सेल मतलब घर। तो पहले घर का नाम क्या होता है बेटा, एस, पी, फिर डी, फिर एफ और ये आएगा जी। तो जी सब सेल मतलब जी जो है 5वें नंबर का घर है बेटा। 5वें नंबर का घर हमेशा 5वीं कॉलोनी में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो आपको नंबर ऑफ सेल पता चल गया बेटा, ये आएगा 5th सेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा मिनिमम सेल जो आएगा बेटा, वो आएगा आंसर 5। हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन दैट सेल। आपको 5th सेल में बताना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जो है वो भर सकते हैं। तो आपका ऑर्बिटल का मैंने फॉर्मूला बताया था n², और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ये आएगा 2 और ये आएगा 5 का स्क्वायर, 25 इंटू 2 50 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इस सेल में, मतलब ये कंप्लीट सेल की बात कर रहा है बेटा। 5th सेल में टोटल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम भर सकते हैं। यदि सब सेल का पूछता तो फिर कितना हो जाता बेटा, 18 आ जाता है ना, 9 ऑर्बिटल में 18 आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में सब सेल नहीं, सेल पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। If electron is excited by 3 times in phosphorus, then number of regenerate orbitals will be। ध्यान रखना बेटा, phosphorus जो है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। जैसे phosphorus का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि मैं लिखूं बेटा, तो क्या आएगा आपका, ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। और यदि अपन स्ट्रक्चर बनाए बेटा, जैसे ये आपका 1s के बाहर क्या होता है 2s के बाहर 2p, फिर क्या आएगा 3s, फिर क्या आएगा 3p, ये आएगा 3d। तो ये फर्स्ट सेल है बेटा, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है। वैसे अपन बनाते हैं 4 सेल, 4s 4p 4d 4f। तो ये आपका 4th सेल है बेटा, ध्यान रखना। सेल हमेशा एक के बार एक, एक के बार एक, एक के बार एक होती है बेटा, ध्यान रखना। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे क्या कंफ्यूज होते हैं मैं आपको बताता हूँ, सुनना। ये आता है आपका 1s, कंफ्यूज है ये मैं आपको बताता हूँ। ये आएगा 2s, ये आएगा 2p, ये क्या आएगा बेटा 3s, ये आएगा 3p, ये आएगा 3d, ये आएगा 4s, ये आएगा 4p, ये आएगा 4d और ये आएगा 4f। तो ध्यान रखना, मल्टी इलेक्ट्रो स्पीसीज को हमेशा बेटा फोटो से देखना है। बहु की फोटो बनानी है, एक मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। बहु मतलब ये बहु इलेक्ट्रॉन प्रजाति है बेटा, ध्यान रखना, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं बहु की फोटो देखनी है। क्या, बहु की फोटो देखनी है। फोटो हमेशा ऐसी बनाते हैं बेटा, ध्यान रखना, फोटो हमेशा ऐसी बनाते हैं। ठीक है, अब कई बच्चों को डाउट आता है कि सिर्फ 3s के बाद 3p, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है। बिल्कुल, तो ध्यान रखना 4s वगैरह ये सब तो बेटा एनर्जी का ऑर्डर है, ये तो एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फील किया है। लेकिन मैं एनर्जी की बात नहीं कर रहा, मैं तो बेटा फोटो की बात कर रहा हूं। किसी भी एटम के जो सेल का जो ओरिएंटेशन होता है बेटा, वो ऐसा होता है कि फर्स्ट सेल के बाद सेकंड सेल, सेकंड सेल के बाद थर्ड सेल। तो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन 3p में, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में ना जाके पहले किस में जाता है 4s, 4s के बाद आपका 3d में भरा जाता है। तो ये एनर्जी के अकॉर्डिंग फील किया जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है ना, एनर्जी अलग चीज है और फोटो जो है वो अलग चीज है। तो ध्यान रखना बेटा, बहु की फोटो देखनी है। ठीक है, चलो, अब बहु की फोटो अपन देख बना चुके हैं, बहु की फोटो अब अपन करते हैं इसको अप्लाई। ठीक है, तो देखना इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो किसमें, 3p में, ये रहा बेटा आपका 3p। अब इलेक्ट्रॉन को 3 बार एक्साइट करना है बेटा, एक्साइटेड बाय 3 टाइम्स। तो देखना बेटा, ये आपका 1 टाइम और ये आपका क्या आएगा 2 टाइम और ये आपका आएगा बेटा 3 टाइम। तो जब मैंने इलेक्ट्रॉन को 3 टाइम एक्साइट किया तो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा आपका आ गया 4p सेल में। किसमें, 4p सेल और 4p सब सेल। ठीक है, तो 4 सेल और p सब सेल 4p। अब 4p के अंदर आपको क्या बताना बेटा, डीजनरेट ऑर्बिटल बताने, मतलब 4p में कितने ऑर्बिटल होता है ये बताने, तो आंसर आएगा 3। डीजनरेट का मतलब होता है बेटा सेम एनर्जी। ठीक है, मतलब आपको p के अंदर कितना ऑर्बिटल्स होता है ये बताना है, तो आंसर आएगा बेटा 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, चलो एक और कंपैरेटिव क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया बेटा, ये आएगा C+5 और C+5 में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है बेटा। ढंग से देखो, एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में अपन याद करेंगे बेटा बोर काका को। बोर मॉडल ऑलवेज इज एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बोर मॉडल एप्लीकेबल होगा। तो बोर मॉडल जो है वो सिर्फ सेल का एक्सप्लेनेशन देता है बेटा। किसका एक्सप्लेनेशन देता है, ओनली सेल। तो आप बताओ बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है और वो 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा नेचुरल रूप से किसमें होगा, फर्स्ट सेल में। अब यहां पर सिर्फ सेल ड्रॉ करनी है, सब सेल ड्रॉ नहीं करना बेटा, ध्यान रखना। सब सेल हमेशा जो है वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए बनाते हैं, बहु इलेक्ट्रॉन के लिए अपन सब सेल बनाते हैं। बट ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन में सब सेल के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बोर ने सब सेल के बारे में डिस्कस नहीं किया था, ओनली सेल के बारे में बताया था बेटा बोर ने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखना, फर्स्ट सेल के बाहर क्या होता है, सेकंड सेल के बाहर क्या होता है, थर्ड सेल के बाहर क्या होता है, फोर्थ सेल के बाहर क्या होता है, फिफ्थ सेल के बाहर क्या होता है, सिक्स सेल, ऐसे। अब देखना, इलेक्ट्रॉन को 3 बार एक्साइट करना है बेटा। ये आएगा आपका 1 टाइम एक्साइट, ये आएगा 2 टाइम एक्साइट, ये आएगा बेटा आपका 3 टाइम एक्साइट। तो बता, इलेक्ट्रॉन 3 टाइम एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में पहुंच गया। देखो मैं सेल की बात कर रहा हूं, है ना, आपको फोटो नहीं बनानी बेटा, फोटो सिर्फ बहु की, मतलब बहु इलेक्ट्रॉन प्रजाति की ही फोटो बनानी है। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए आपको फोटो बनानी है। ये तो आपका सेल का ओरिएंटेशन है, केवल सेल का ओरिएंटेशन है, सब सेल का ओरिएंटेशन मैंने इसमें नहीं बनाया। ठीक है, चलो
तो अब देखते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन 4 सेल में आ चुका है, तो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा आपका, इलेक्ट्रॉन्स का जो फॉर्मूला आएगा ना बेटा वो आएगा 2n²। तो किसी भी सेल के अंदर यदि अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, तो फॉर्मूला आएगा 2n²। तो ये आएगा 2 और ये आएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 32 कर देंगे बेटा, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकता है। वैसे यदि इलेक्ट्रॉन को 6 बार एक्साइट कराया जाए तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा 1 2 3, ये आएगा 4, ये आएगा 5 और ये 6 बार एक्साइट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 सेल में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का आंसर क्या आएगा बेटा, तो यहां पर आ जाएगा 2 और 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 है ना, 49 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा बेटा आपका 2 इंटू 49 कर दो बेटा, आप 98 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो 98 इलेक्ट्रॉन आपका आंसर हो जाता यदि आपके इलेक्ट्रॉन को 6 बार एक्साइट करे तो ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है ना। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 2-3 बार मैंने रिवाइज कर दिया चीज को। जैसे एक बार मैं और बता देता हूं क्वेश्चन, फास्फोरस के अलावा जैसे एक और एलिमेंट ले लेते हैं अपन, जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया था बेटा आर्सेनिक, और आर्सेनिक में इलेक्ट्रॉन कहां था बेटा 4p में। तो 4p से यदि इलेक्ट्रॉन को 6 बार एक्साइट करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन में, तो 6 बार एक्साइट करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका 1, ये आएगा 2, 2 के बाद 4f, 4f के बाद क्या आएगा बेटा 5s, 5p, 5d, फिर क्या आएगा 5f, फिर क्या आएगा आपका 5g, ऐसे। तो 1 2 3 4 5 और ये आएगा बेटा 6। तो 6 बार इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में आ जाएगा बेटा 5f में, और 5f का मतलब आपका आंसर हो जाता है बेटा फिर 7d जनरेट ऑर्बिटल हो जाता है f के अंदर। तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होता है तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, जबकि सिंगल इलेक्ट्रॉन को हमेशा सेल के अकॉर्डिंग, बोर के अकॉर्डिंग आपको एक्साइट करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना सबसे पहले, ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आपका आएगा 4s2 और ये आएगा आपका 3d7। और आपको m की वैल्यू पूछा, दिमाग में रखना बेटा क्या पूछा है, तो आपको ऑर्बिटल की जो है वो फोटो भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो मैं ऑर्बिटल की फोटो भी ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, तो आपको ये चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये आएगा 3s2, फिर क्या आएगा आपका 3p6, कुछ इस तरीके से 3p6, फिर क्या आएगा बेटा आपका 4s2 और ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 3d7, 1 2 3 4 5, ये आएगा आपका 6 और ये क्या आएगा 7। चलो अब मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएगा 0 0 मिडल 0, ये आएगा +1, ये आएगा -1 0 0 +1 -1 0, फिर ये आएगा 0 +1 +2 -1 -2, ठीक है। चलो m बराबर +1, आपको कोई पर्टिकुलर सेल या सबसेल नहीं बोला है, तो ओवरऑल सारे m बराबर +1 जहां जहां आपको नजर आ रहे हैं वो सारी चीजों का आप हाईलाइट करते जाओ। तो ये आपका +1 और ये भी क्या हो गया बेटा आपका +1, और तो मुझे m बराबर +1 कहीं नजर आ नहीं रहा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस इलेक्ट्रॉन्स के बाद अपन इसका क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑर्बिटल पूछा है, m बराबर +1 वाले कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो m बराबर +1 वाले आपका एक तो ये ऑर्बिटल हो गया 1, फिर आपका एक ऑर्बिटल हो जाएगा ये 2 और फिर ये आपका हो जाएगा 3। तो आंसर आएगा बेटा 3 ऑर्बिटल, ठीक है। और अब पूछा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 और 4 और 1 5, तो इसमें क्या आएगा बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 3 ऑर्बिटल्स एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। स्क्रीन पर दो क्वेश्चन है, दोनों कंपैरेटिव क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन px ऑर्बिटल। सबसे पहले तो मैं आपका px ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर देता हूं। तो ये आपका क्या होता है बेटा px ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपका क्या होता है बेटा px ऑर्बिटल, ठीक है। अब px ऑर्बिटल में रेडियल नोड तो होगा नहीं बेटा, जब तक सेल मेंशन नहीं कर देते तब तक अपन रेडियल नोड तो बता नहीं सकते हैं। तो इसमें केवल एक ही नोडल प्लेन पॉसिबल है, ध्यान रखना बेटा आपको, है ना। एक ही नोडल प्लेन आपको बताना है, जब तक सेल मेंशन नहीं करता सिर्फ नोडल प्लेन का जवाब देना है। और नोडल प्लेन जो आएगा बेटा वो आएगा आपका yz प्लेन, ठीक है। यदि क्वेश्चन पी वाई का होता तो आपका आंसर आता एक्स जेड नोडल प्लेन। देखो y ये रहा, तो बचा हुआ जो आपका एक्सिस है ना x और z वो लिख दो। जैसे पी जेड है तो बचा क्या x और y, तो ये एक्स वाई नोडल प्लेन हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखना है इसको। देखो एक और क्वेश्चन है dxy, तो dxy में दो नोडल प्लेन होते हैं बेटा, ठीक है, दो नोडल प्लेन होते हैं dxy के। तो ध्यान रखना बचा क्या z, तो एक तो अपन क्या लिख देंगे एक्स जेड नोडल प्लेन और एक क्या लिख देंगे बेटा वाई जेड नोडल प्लेन। तो z के साथ दोनों एक्सिस लिख दो तो दोनों नोडल प्लेन अपने को इजीली मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है आपका dxz में क्या नोडल प्लेन होंगे, कितने नोडल प्लेन होंगे, तो नोडल प्लेन दो होंगे बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो xz है, बचा क्या y, तो एक बार तो y को लिख दो बेटा आप x के साथ में और एक बार आप y को लिख दो बेटा z के साथ में, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन जैसे ये आपके पास में है dyz ऑर्बिटल, आपको बताना है इसका नोडल प्लेन का बताना है कि कौन कौन से नोडल प्लेन यहां पर पास हो सकते हैं। तो बचा क्या x, तो एक बार तो आप x जो है उसको लिख दो y के साथ और एक बार x को लिख दो बेटा z के साथ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके साथ में आ जाएगा, आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सीधे ध्यान रखना, ठीक है। तो दो नोडल प्लेन आएंगे और रेडियल नोड तब तक नहीं बता सकते जब तक इसका सेल मेंशन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट इन Fe+2। पहले आपको Fe का क्या बनाना है बेटा, डायग्राम बनाना है ना। डायग्राम मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये क्या आएगा बेटा आपका 4s2 और ये क्या आएगा 3d6। ध्यान रखना बेटा आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है सबसे पहले, आउटर सेल ये है 4th सेल, तो इस 4th सेल को अपने को लास्ट में लिख देना है, ठीक है बेटा। 4s को अपने को लास्ट में लिख देना है, ये आपको ध्यान रखना है।
चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। तो ये आपका क्या आएगा बेटा 3d6 और ये क्या था 4s2 +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट कर देना बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे मैं यहां से डोनेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा 4s0 हो जाएगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट बताना बेटा, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट अनपेड इलेक्ट्रॉन को अपन n से डिनोट कर रहे हैं और ये क्या हो जाएगा n+2। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो 1s2 तो पेयर्ड है, 2s2 पेयर्ड है, 2p6 पेयर्ड है, 3s2 पेयर्ड है, 3p6 भी पेयर्ड है। 3d6 का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और फिर ये क्या हो जाएगा बेटा 6। कुछ इस तरीके से इसमें क्या होता है बेटा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हर एक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो अब आप देखोगे यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 4 1 2 3 और ये क्या होगा 4। तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका, आंसर आएगा अंडर रूट ये आएगा 4 और क्या आएगा 4+2 4 और 2 6 6 और 4 ये आएगा आपका 24। तो आंसर आएगा अंडर रूट 24 बोर मैग्नेट्रॉन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो कुछ नहीं करना था बेटा, दो चीजें ध्यान रखना है कि लास्ट जो आपका वैलेंस सेल जो होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वहां से वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वैलेंस सेल कौन सा होता है 1 2 2 3 3 3 4। तो जो भी बिग नंबर होता है वो सबसे आउटर सेल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इससे भी अच्छा क्वेश्चन है। इस बार आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया है बेटा अंडर रूट 15। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट n इंटू क्या आएगा n+2। तो आपको म्यू की वैल्यू दे रखा है अंडर रूट 15 और यहां पर आ जाएगा अंडर रूट n इंटू n+2। एक बात ध्यान रखना बेटा, n क्या चीज है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ बेटा यहाँ पर n की वैल्यू में क्या रख दूं जिससे आपका अंडर रूट 15 आ जाए। तो डेफिनेटली आप मेरे को बोलोगे सर आप n की वैल्यू जो है वो 3 रख दो। तो 3+2 5 और 5 3 15 अंडर रूट 15। तो n की वैल्यू अपने पास आगे बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास में 3, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो कि अंडर से अंडर कट गया 15 बराबर n इंटू n+2 को कैलकुलेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। ये अभी तक आंसर नहीं है बेटा, ये है अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है ना बेटा वो होता है 28। ये आएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर क्या आएगा बेटा आपका 4s2 और ये क्या आएगा 3d8। तो आप बताओ बेटा सबसे पहले आउटर सेल कौन सा है, आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो एक काम करता हूं मैं आउटर सेल को बाद में बनाता हूं मैं, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं बेटा 3d8 को पहले लिख देता हूं, 4s2 को बाद में लिख देता हूं, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है बेटा, इन सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं 3d8 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया 3d8 और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 4s2, ठीक है। चलो अब अपने पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा 3। अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होने तक आप इलेक्ट्रॉन जो है वहां से निकालते रहो कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। तो यहां पर दो चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल 4s है, 4s में ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, है ना। तो जैसे ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकला तो अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4s में तो हो जाएगा 1 और 3d में हो जाएगा 2। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन n बराबर क्या आ गया बेटा 3। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास में 3 आ गया बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे 4s से इलेक्ट्रॉन निकलते ही हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए बेटा 3। तो आपका आंसर आएगा निकल के ऊपर यहां पर आएगा +1, ठीक है। या फिर और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये हम आपको दो चीजें बता रहा था। सबसे पहले वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरी बात आपको इलेक्ट्रॉन तब तक निकालते रहना है जब तक अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 ना हो जाए, ठीक है। तो एक आंसर तो रहेगा Ni+1। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दे रखा है। अब जैसे और यदि इलेक्ट्रॉन निकाले तो चलो और देखते हैं। जैसे अपन यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले बेटा, है ना। तो अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये निकल गया अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। चलो 3d में से, क्योंकि 4s तो 0 हो गया। अब 3d में आपकी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब 3d में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि 4s खाली हो गया। 4 सेल के बाद अब किसकी बारी आएगी, थर्ड सेल में सबसे आउटर कौन है 3d। अब 3d का सबसे आउटर इलेक्ट्रॉन कौन सा है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का काउंट करना आना चाहिए 1, ये आएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, फिर ये आएगा बेटा 6th इलेक्ट्रॉन, ये आएगा 7th इलेक्ट्रॉन और ये आएगा 8th इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 8th इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है। कई बच्चे क्या गलती करते हैं जल्दबाजी में, इस वाले इलेक्ट्रॉन को जो है वो बाहर उखाड़ के फेंक देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा 8वां इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये 8वां इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर जाएगा तो 8वां इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1 2 3। तो देखना बेटा 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के लिए अपन को कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े, तो 2 तो निकालने पड़े 4s से और 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा 3d में से। तो ni के ऊपर आएगा +3। तो डिपेंड करता है पेपर में आपको ni+1 ऑप्शन मिलता है या +3, दोनों आंसर जो है वो सही है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा साइन 420। ध्यान रखना बेटा ये आपका श्रोडिंगर जो है, श्रोडिंगर ने केवल सेल, सबसेल और ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस किया था, ये आपको ध्यान रखना है। श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को नहीं बताया था, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में नहीं बताया था, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर की एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। क्वेश्चन भी आता है कई बार, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करने के लिए केवल कितनी क्वांटम थ्योरीज को समझाता है, तो केवल 3 क्वांटम नंबर्स को एक्सप्लेन करता है बेटा। सबसे पहले प्रिंसिपल, उसके बाद एजीमुथल और तीसरा नंबर जो आएगा बेटा वो आएगा मैग्नेटिक ऑर्बिटल के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में वो ये नहीं बताता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की एक्सप्लेनेशन नहीं करता ये।
तो आओ ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखना बेटा, ये जो पहला लिखा है बेटा, ये क्या है आपका n है, और सेकंड जो लिखा ये आपका l है, और ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चल अब देखते हैं n की वैल्यू क्या होगी बेटा, आपकी n की वैल्यू हो जाएगी 4। l की वैल्यू 2 किस किस के लिए होती है, तो l की वैल्यू मिनिमम क्या होती है बेटा, 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2, फिर आपका 3, फिर ऐसे है ना। तो ये आपका s आएगा, फिर ये आपका p आएगा, और ये आपका d आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 4d। अब 4d के अंदर भी कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से मैं कहूंगा बेटा आपको ये मिडिल वाले ऑर्बिटल का नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वाले ऑर्बिटल का नाम होगा dz²। तो यहां पर आंसर आएगा बेटा 4dz²। इस ऑर्बिटल को याद रखना वैसे बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे एक और क्वेश्चन आता है, यदि p के लिए पूछा जाता है ना बेटा, तो p के लिए m की वैल्यू 0 जो रखता है ना बेटा, वो कौन सा होता है आपका pz होता है, ध्यान रखना। तो यदि ये pz है तो ये px हो सकता है, या फिर ये py हो सकता है। यदि ये px है तो ये आपका py हो जाएगा, लेकिन pz ऑर्बिटल फिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। m बराबर 0 वाले का आंसर जरूर ध्यान रखना है। चलो तो अब अगली कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आया बेटा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है पेपर में, ध्यान रखना बेटा आपको एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है या ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। यदि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेल पूछता है तब तो आंसर क्या आएगा आपका NH/2π के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यदि आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछे बेटा, तब तो आपका आंसर क्या आएगा L इंटू ये क्या आएगा L प्लस, और ये आएगा आपका 1 इंटू क्या आएगा H/2π। तो आप बताओ p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या आएगी बेटा, p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू रहेगी 1। तो अब आंसर देखते हैं अपन, 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, और इंटू क्या हो जाएगा आपका H/2π। तो 1 प्लस 1 क्या आएगा 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा √2 इंटू क्या हो जाएगा H/2π, या फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगा H/√2, और ये आएगा पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ध्यान रखना। यदि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में किसी सेल के बारे में बात करता है, फिफ्थ सेल का एंगुलर मोमेंटम निकालो, तब तो n की वैल्यू रखना है। लेकिन अच्छा, जैसे एक और क्वेश्चन में आपको पूछता हूँ, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ, यहाँ पर मैं दे देता p सेल, तब आपका आंसर क्या होता फिर। तो ये सेल बोला, ऑर्बिटल बोले तो आपका ये आंसर आएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब सेल बोले तो आंसर क्या आएगा NH/2π के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप बताओ p सेल KLMNOP, p मतलब 6 नंबर की सेल है, तो n की वैल्यू आपको क्या रख देना है बेटा 6 रख देना है। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू क्या जाएगा H/2π, ठीक है। कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू H/π। इस तरीके से क्या कर देना आपको, क्वेश्चन को सोल्व कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम डीजनरेसी ऑफ ए लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम वेयर इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी -RHc/9। तो मैक्सिमम डीजनरेसी का मतलब डीजनरेट ऑर्बिटल्स आपको बताना है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे आपका ये 9 दे रखा है बेटा, है ना। तो ध्यान रखना -RHc/n² फॉर्मूला होता है, n² की वैल्यू कर रखा है बेटा 9, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 3। तो आपको कुछ भी नहीं बताना बेटा, ये आपका जो 9 है ना बेटा, ये 9 ही इसका क्या रहेगा डीजनरेट ऑर्बिटल्स रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका आंसर n की वैल्यू क्या आ गई 3, और 3 में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं बेटा, मैक्सिमम ऑर्बिटल हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है कि आपको क्वेश्चन बोला है बेटा 4 जो है वो मैक्सिमा पॉइंट, जैसे ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, ये थर्ड मैक्सिमा, और ये फोर्थ मैक्सिमा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जो वेव बनाता है कुछ इस तरीके से वेव बनाता है, तो इसकी मैंने 4 मैक्सिमा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन कह रहा है 3 एंगुलर नोड। एंगुलर नोड इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा नोडल तल, और तल का फॉर्मूला क्या होता है L। तो L की वैल्यू आपको दे रखा है बेटा 3। एंगुलर नोड का मतलब नोडल प्लेन इसके 3 है, L की वैल्यू 3 है। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा, एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है L। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया बेटा n-l-1, L क्या होता है बेटा आपका 3 होता है। तो ये एंगुलर नोड है, n का L की वैल्यू आएगी 3। अब L की वैल्यू 3 किसके लिए होता है बेटा, जैसे L की वैल्यू अपन 0 लिखते हैं S के लिए, 1 लिखते हैं बेटा P के लिए, 2 लिखते हैं D के लिए, और वैसे 3 किसके लिए लिखते हैं बेटा F के लिए। तो आंसर जो है वो F से रिलेटेड रहेगा, इन दोनों से रिलेटेड। इसका मतलब ये दोनों तो आंसर नहीं है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल की तरीके से करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब आप बताओ बेटा F कौन से सेल से स्टार्ट होता है, मिनिमम कौन से सेल से स्टार्ट होगा। तो F स्टार्ट होगा तो आप बोलोगे सर 4F से। तो ये आपका 4F का डायग्राम है, तो ये क्या आएगा बेटा आपका 5F, ये क्या आएगा 6F, और ये क्या आएगा 7F। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेटा 7F। यदि 8F होता तो 8F में आपके 4 मैक्सिमम नहीं बल्कि 5 मैक्सिमम मिलता आपको, ठीक है ना। यदि आपका 4F 5F 6F 7F और एक 8F और ऊपर जाता बेटा ऐसे, तो फिर आपका 1 2 3 4 और एक आपको एक और मैक्सिमम पॉइंट मिलता बेटा 5। इस तरीके से आपका ये होता तो आपका आंसर 8F हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ आया होगा। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, और ऐसे कई इससे रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ आई होगी।